दोस्तों इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं चैप्टर हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन के बारे में। तो चलिए सबसे पहले इसके टॉपिक डिस्कस कर लेते हैं, जो टॉपिक्स हम इस पूरे चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। तो देखिए हम यहाँ पर पहला टॉपिक जो है हमारा वो है वेरिएशन इन रिप्रोडक्शन। ठीक है, किस तरह के वेरिएशंस आते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में। ठीक है, तो रिप्रोडक्शन की हम बात करेंगे तो यहाँ पर हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन देखेंगे कि कैसे कैसे वेरिएशंस आते हैं। उसके बाद हम जानेंगे हेरिडिटी के बारे में, मेंडल एक्सपेरिमेंट देखेंगे जिसमें उसने मेंडल जो साइंटिस्ट है जिसको फादर ऑफ जेनेटिक्स भी कहा जाता है, इन्होंने 3 एक्सपेरिमेंट किए थे हेरिडिटी से रिलेटेड, जिसमें हम पढ़ने वाले हैं जो इस चैप्टर में। ठीक है, जो कि हाइट ऑफ पी प्लांट्स के बारे में जानेंगे, कलर ऑफ फ्लावर्स के बारे में एंड टाइप ऑफ सीड्स। मतलब ये 3 तरह के एक्सपेरिमेंट जो है हमारे एनसीईआरटी में गिवन है, तो इन तीनों एक्सपेरिमेंट्स के बारे में समझेंगे। एंड लॉ ऑफ इनहेरिटेंस देखेंगे जिसमें हम लॉ ऑफ डोमिनेंस, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन एंड लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट के बारे में जानेंगे। इन सेक्स डिटर्मिनेशन देखेंगे किस तरह से सेक्स डिटर्मिनेशन होता है, मतलब जेंडर किस तरह से डिसाइड होता है किसी भी बेबी का। ठीक है, तो ये टॉपिक्स जो हैं, ये टॉपिक्स जो हम पढ़ने वाले हैं इसमें जो इस साल का जो सिलेबस है 2021 और 2022, ठीक है 2021-22 वाला जो सिलेबस है उसमें बस इतने ही टॉपिक आ रहे हैं। ठीक है, आपका सेक्स डिटर्मिनेशन तक ही टॉपिक्स आ रहे हैं। उसके बाद भी अगर अदर टॉपिक्स जो हैं इस चैप्टर में, देखिए स्टोरी ऑफ इवोल्यूशन के बारे में जानेंगे, मैकेनिज्म ऑफ इवोल्यूशन जिसमें हम म्यूटेशन, नेचुरल सेलेक्शन, जेनेटिक ड्रिफ्ट एंड माइग्रेशंस के बारे में समझेंगे। ठीक है, उसी के बाद देखने वाले हम एक्वायर्ड ट्रेट एंड इनहेरिटेड ट्रेट्स, स्पेशिएशन एंड इवोल्यूशन एंड क्लासिफिकेशन, फॉसिल्स, इवोल्यूशन बाय स्टेजेस एंड ह्यूमन इवोल्यूशन किस तरह से हुआ था। तो ये सारे टॉपिक ये 2 पार्ट में हमने टॉपिक को डिवाइड किया हुआ है। इधर वाला जो पार्ट है ये पूरा का पूरा, ये वाला पार्ट अगर आप कहेंगे तो ये हेरिडिटी से रिलेटेड है, और इधर वाला पार्ट जो है ये सारा इवोल्यूशन से रिलेटेड है। तो चलिए शुरू करते हैं, 1 बाय 1 करके एक एक टॉपिक को क्लियर करेंगे हम इस चैप्टर में। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन का बटन दबाएं और इसे अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। दोस्तों इस वीडियो में हम देखने वाले हैं हेरिडिटी के बारे में। क्या होती है हेरिडिटी, चलिए समझते हैं। तो यहाँ पर देखिए, द सम ऑफ ऑल बायोलॉजिकल प्रोसेसेस बाय विच पर्टिकुलर कैरेक्टरिस्टिक्स और ट्रेट्स, ऐसे बायोलॉजिकल प्रोसेसेस बॉडी में, जो बायोलॉजिकल प्रोसेस जिनके थ्रू क्या होता है, कोई भी एक पर्टिकुलर कैरेक्टरिस्टिक्स है, मतलब ट्रेट्स है। ट्रेट्स का मतलब होता है कोई भी प्रॉपर्टी हो सकती है, ये कोई भी गुण हो सकता है। ठीक है, किसी भी व्यक्ति का, आर ट्रांसफर फ्रॉम पेरेंट टू देयर ऑफस्प्रिंग, मतलब पेरेंट से ऑफस्प्रिंग के अंदर, पेरेंट से बच्चों के अंदर जो भी ट्रेट्स ट्रांसफर हो रहे हैं, ट्रेट्स का मतलब जो भी गुण ट्रांसफर हो रहे हैं उनको बोला जाता है क्या, उस प्रोसेस को बोला जाता है हेरिडिटी। ठीक है, तो ये हेरिडिटी के बारे में समझेंगे आज हम इस वीडियो में कि हेरिडिटी क्या होती है और किस किस टाइप के ये ट्रेट्स हो सकते हैं। ठीक है, अगर हम ट्रेट्स की बात करें तो दीज ट्रेट्स कैन बी ईयर लोब टाइप, है ना, ईयर लोब का टाइप हो सकता है। देखिए यहाँ पर क्या है, अटैच ईयर लोब्स है ना, ये ईयर देख रहे होंगे आप, अटैच्ड है ना, लेकिन यहाँ पर एक ईयर लोब है जो कि फ्री ईयर लोब्स है। तो इस तरह का भी ट्रेट जो है पेरेंट्स से चाइल्ड के अंदर ट्रांसफर हो सकता है। ठीक है, यहाँ पर हम देख सकते हैं कलर ऑफ हेयर्स देख सकते हैं। यहाँ पर देखिए इनके पेरेंट्स का भी कलर क्या रहा होगा, इसी टाइप का रहा होगा, है ना, गोल्डन हेयर है, ब्लॉन्ड बोलते हैं जिसको हम। तो ये गोल्डन हेयर कैसे रहे होंगे, क्योंकि इसके पेरेंट्स के भी बालों का कलर, हेयर्स का कलर बिल्कुल सेम रहा होगा। इसलिए पेरेंट से चाइल्ड के अंदर, पेरेंट से ऑफस्प्रिंग के अंदर जो भी ट्रेट्स ट्रांसफर हो सकते हैं, ठीक है, तो वो ट्रेट्स हैं जिसमें हेयर का कलर भी आता है। ठीक है, तो यहाँ पर ब्लैक हेयर है तो इसके पेरेंट्स का जो कलर होगा हेयर्स का वो क्या रहा होगा, ब्लैक रहा होगा। एंड कलर ऑफ आइज कलर भी देख सकते हो आप। ठीक है, डिफरेंट आई कलर है जो भी हमें पेरेंट से ही मिलता है, हमें आई का कलर। ठीक है, फ्रेकल फेस देख सकते हैं आप, फेस के ऊपर ना फ्रेकल्स होते हैं ना, फ्रेकल फेस बोले जाते हैं, इसमें धब्बे होते हैं। ये फ्रेकल्स के साथ है, ये विदाउट फ्रेकल है। आप देख सकते हैं यहाँ पर हल्के हल्के आपको धब्बे जो दिखाई दे रहे होंगे, तो ये भी एक तरह से पेरेंट्स से चाइल्ड में ट्रांसफर होते हैं। ठीक है, डिम्पल्स की अगर बात करें तो डिम्पल्स भी पेरेंट्स से चाइल्ड के अंदर ट्रांसफर हो सकते हैं। ठीक है, हेरिडिटी ऑल्सो कॉल्ड इनहेरिटेंस और बायोलॉजिकल इनहेरिटेंस। आप हेरिडिटी को इन्हीं ट्रांसफर ऑफ ट्रेट्स को एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में, ठीक है, बोल सकते हो, इनहेरिटेंस भी बोल सकते हो। ठीक है, इनहेरिटेंस बोल सकते हैं या बायोलॉजिकल इनहेरिटेंस कह सकते हैं। और जो साइंस इनहेरिटेंस के बारे में पढ़ाती है, मतलब ऐसे साइंस की वो ब्रांच जिसमें हम डील करते हैं किसके साथ, इनहेरिटेंस के साथ, तो उसको कहा जाता है जेनेटिक्स। ठीक है, जेनेटिक्स में हम इन्हीं सभी ट्रेट्स का किस तरह से एक पेरेंट से चाइल्ड के अंदर किस तरह से जो ट्रेट्स हैं वो ट्रांसफर हो रहे हैं। ठीक है, तो उसको हम पढ़ने वाले हैं जेनेटिक्स के अंदर। तो चलिए समझते हैं ऐसी क्या चीज़ है, ऐसी बॉडी में क्या चीज़ होती है, कौन सी ऐसी चीज़ है जो ये सब इंफॉर्मेशन रखती है कि जो रिप्रोडक्शन के बाद जो नया ऑर्गेनिज्म
ऑर्गेनिज्म आएगा, जो नेक्स्ट जनरेशन आएगी, उसके बॉडी के अंदर क्या क्या चेंजेस आएंगे, तो ये सभी किसके पास होती है ये इन्फॉर्मेशन, ये ब्लूप्रिंट किसके पास होता है? तो एक टर्म है, आपने सुना होगा, जीन्स। ये सारी की सारी इन्फॉर्मेशन, हमारे बॉडी का पूरा ब्लूप्रिंट, हमारे बॉडी किस तरह से होंगे, हमारे हेयर का कलर क्या होगा, आइस का कलर क्या होगा, हमारा बॉडी का स्ट्रक्चर कैसा होगा, ठीक है, हमारे ईयर लोब्स कैसे होंगे, तो ये सारी की सारी इन्फॉर्मेशन किसके पास होती है? जीन्स के पास। ठीक है, जीन्स जो है, जीन्स का ही मेन काम यहाँ पर है इन इन्फॉर्मेशन को रखना। ठीक है, ये सारी इन्फॉर्मेशन, बॉडी की जितनी भी इन्फॉर्मेशन है, ये सारी जीन्स के पास होती है। तो चलिए समझते हैं जीन्स होते क्या हैं। आपने ये सेल का स्ट्रक्चर देखा होगा, सेल के स्ट्रक्चर में ना आपने न्यूक्लियस के बारे में जरूर पढ़ा होगा। ये न्यूक्लियस, ये सेंट्रल पार्ट जो है इसका, ठीक है, इस न्यूक्लियस के अंदर ना बहुत छोटे छोटे थ्रेड जैसे स्ट्रक्चर्स होते हैं, है ना, ये देख रहे हैं धागे जैसे थ्रेड जैसे स्ट्रक्चर्स हैं। इन्हीं स्ट्रक्चर्स को बोला जाता है क्या? क्रोमोसोम्स। और इन क्रोमोसोम्स के अंदर पाए जाते हैं क्या? डीएनए। ठीक है, ये दिख रहे हैं हेलिकल पाथ ऐसा कुछ करके बना हुआ है, ये सब क्या है? डीएनए। और इन्हीं डीएनए के अंदर क्या पाया जाता है? चेन ऑफ जीन्स। इसके अंदर जीन्स रहते हैं। देख रहे होंगे आप कि हमारे एक सेल के जो न्यूक्लियस है, हमारे बॉडी जो पूरी सेल से बनी हुई है, उसके हर एक न्यूक्लियस में क्रोमोसोम्स पाए जाते हैं। और क्रोमोसोम्स का ही मेन काम है डीएनए कैरी करना। और डीएनए की जो फंक्शनल यूनिट है एक तरह से, वो क्या कही जाती है? जीन कही जाती है। ठीक है, तो द बेसिक फंक्शनल यूनिट ऑफ हेरिडिटी इज कॉल्ड जीन्स। और इन्हीं जीन्स के थ्रू ना एक पर्सन से, मतलब एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन के अंदर ट्रेट्स का ट्रांसफर होता है। ठीक है, यही जीन्स ट्रांसफर होते हैं। इनहेरिटेड ट्रेट्स आर कंट्रोल बाय जीन्स। और यही जीन्स इन हेरिडिटी को या इनहेरिटेंस को कंट्रोल करते हैं कि कौन से ट्रेट्स बॉडी के अंदर अपीयर होंगे, दिखाई देंगे, कौन से नहीं दिखाई देंगे गुण। ठीक है, तो इनको कौन कंट्रोल करता है? सभी को जीन्स कंट्रोल करते हैं। ठीक है, अ क्रोमोसोम इज अ वन पैकेज ऑफ जीन्स, है ना, ये पैकेज ऑफ जीन्स है, इसके अंदर बहुत सारे जीन्स होते हैं। ठीक है, एंड जीन्स प्रेजेंट इन पेयर्स। और जीन्स हमेशा प्रेजेंट रहते हैं पेयर्स के अंदर। और हर एक सेल के अंदर ह्यूमन हैव 23 पेयर ऑफ डिफरेंट क्रोमोसोम्स। हमारे बॉडी के अंदर 23 टाइप के डिफरेंट क्रोमोसोम्स होते हैं हर एक सेल के अंदर। ठीक है, और उन्हीं क्रोमोसोम्स के अंदर डीएनए होते हैं, और डीएनए के अंदर होते हैं, पाए जाते हैं जीन्स पाए जाते हैं। एंड देयर आर टोटल 46 क्रोमोसोम्स। मतलब 23 पेयर हो गए ना, 23 पेयर्स का मतलब क्या है? 23, ठीक है, इंटू 2 करेंगे आप, तो पेयर्स मतलब यहाँ पर 46 क्रोमोसोम्स जो हैं वो टोटल हमारे पास आ जाते हैं। ठीक है, बॉडी के अंदर ह्यूमन हैव बिटवीन 20,000 to 25,000 जीन इन ईच सेल। हर एक सेल के अंदर कितने जीन पाए जाते हैं? ये जो आपको चेन दिखाई दे रही है ना जीन्स की, तो ये कितने जीन्स हैं टोटल? यहाँ पर 20,000 से 25,000 के बीच में जीन्स रहते हैं। ठीक है, जीन्स कम्स इन पेयर एंड वन मेंबर ऑफ द ईच पेयर इनहेरिटेड फ्रॉम ईच पेरेंट, है ना। जीन्स हमेशा ना पेयर्स में रहते हैं। देखिए यहाँ पर, देखिए अगर हम बात करते हैं तो ये जीन है ना कोई ऑर्गेनिज्म का, तो ये क्या है? एक दो जीन्स है ना, यहाँ पर हमेशा पेयर्स में पाए जाते हैं। ये देखिए ये पेयर है जीन का, ये कुछ ना एक डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स कैरी करते हैं कि ऑर्गेनिज्म जो होगा वो किस तरह का होगा, है ना, उसकी बॉडी का स्ट्रक्चर कैसा होगा, उसका हेयर्स का कलर क्या होगा, तो ये सब कैरी कौन करता है? ये जीन करते हैं। और इन्हीं पेयर ऑफ जीन्स को क्या बोला जाता है? अलील बोला जाता है। ये अलील डिफरेंट टाइप्स के हो सकते हैं। यहाँ पर देख रहे होगे, इन्हीं पैटर्न ऑफ जीन्स को क्या बोला जाता है? अलील बोलते हैं। आपको नाम याद रखना है इसका, काफ़ी यूज़ करेंगे हम अलील का। तो अलील का मतलब है यहाँ पर टाइप्स ऑफ जीन्स, डिफरेंट टाइप्स ऑफ जीन, पैटर्न ऑफ जीन्स, किस तरह का पैटर्न है। ठीक है, और इन्हीं पैटर्न ऑफ जीन्स को भी क्या बोला जाता है? जीनोटाइप कहते हैं। ठीक है, द कंप्लीट सेट ऑफ जीन्स विद इन एन ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड इट्स जीनोटाइप, है ना, उसका जीन का टाइप किस तरह का है। ठीक है, अलग अलग यहाँ पर देखो, ये पेयर्स, जीन्स हमेशा पेयर्स में रहते हैं। ये देख रहे हैं दो के पेयर्स बने हुए हैं, तो ये हमेशा पेयर्स में पाए जाते हैं। और इन्हीं को बोला जाता है, जीन्स के टाइप को जीनोटाइप कहते हैं हम। ठीक है, मतलब अलील, जो अलील्स बनेंगे डिफरेंट, तो पूरा एक, बहुत सारे अलील्स मिलके पूरा एक जीनोटाइप बनता है वहाँ पर। ठीक है, and the complete set of observable traits, the structure and the behavior of an organism is called phenotype। मतलब देखिए उसका जो प्रॉपर्टीज़ है ना, जैसे कि मान लीजिए ये जीन किसी के बॉडी में है, तो ये जीन एक इन्फॉर्मेशन कैरी करेंगे, और इस इन्फॉर्मेशन के जरिए ऑर्गेनिज्म की बॉडी डिसाइड होगी, है ना, कि ये रैट है, ये इंसेक्ट है, ये फ्लावर है, ये क्या चीज़ है ये, है ना। उसका कौन बताएगा ये चीज़? उसके बारे में कौन बताएगा कि किस टाइप का स्ट्रक्चर होगा वो? तो उसके जीनोटाइप बताएंगे, है ना। जीनोटाइप से पता चलेगा कि उसका वो जो जीन्स का पैटर्न क्या है, और उसी जीन के पैटर्न से डिसाइड होगा उसका
फिजिकल अपीयरेंस, ठीक है। जो फिजिकल अपीयरेंस होता है उसी को हम फिनोटाइप कहते हैं, किस टाइप का ऑर्गेनिज्म लुक वाइज दिखाई देता है। तो चलिए समझेंगे जीनोटाइप और फिनोटाइप के बारे में और भी चीजें, ठीक है। जीनोटाइप का मतलब देखिए सिंपल सा हो गया, टाइप ऑफ जीन्स है ना, जीन्स का टाइप हो गया, पैटर्न ऑफ जीन्स, जैसे कि यहाँ पर अलग अलग पैटर्न्स है और इन्हीं पैटर्न्स की वजह से जो ऑर्गेनिज्म बनने वाला है उसमें कैरेक्टरिस्टिक्स आने वाले हैं डिफरेंट डिफरेंट, तो उनको बोला जाएगा क्या, उनके मतलब जो ऐसा फिजिकल जो अपीयरेंस दिखाई देगा उन कैरेक्टर्स की वजह से, है ना, उन कैरेक्टर्स की वजह से उसको बोलेंगे हम फिजिकल अपीयरेंस, जो कि फिनोटाइप कहे जाते हैं, ठीक है। तो चलिए देखते हैं आगे, समझते हैं इन्हीं के बारे में, जीनोटाइप एंड फिनोटाइप। आपने देखा होगा मोस्ट ऑफ पॉपुलेशन जो है हमारे वर्ल्ड में, वर्ल्ड की अगर हम ग्लोबली बात करते हैं तो सभी के ज़्यादातर बाल जो रहते हैं, मतलब हेयर्स का जो कलर रहता है वो किस टाइप का रहता है, ब्लैक कलर का रहता है ना। वहीं पर कुछ पॉपुलेशन ऐसी भी दिखाई देती है जिनका हेयर का कलर ब्राउन रहता है ना, लेकिन मोस्ट ऑफ दी अगर पॉपुलेशन देखोगे तो आप सबके कलर्स जो हैं वो ब्लैक दिखाई देते हैं। मतलब ब्लैक एक डोमिनेंट कैरेक्टर है ना, मतलब एक तरह से कह सकते हैं सबसे ज़्यादा वही पाया जा रहा है, तो एक तरह का डोमिनेंट कैरेक्टर कहा जाता है। जैसे कि मान लीजिए कोई एक जीन है बी, ठीक है, कैपिटल बी जो है ये क्या करता है, बालों के कलर को ब्लैक बनाता है। किसी भी ऑर्गेनिज्म के, कोई भी ऑर्गेनिज्म है उसके हेयर का कलर क्या करेगा, ब्लैक कर देगा, ठीक है। एंड ब्लैक हेयर इज़ अ डोमिनेंट जीन। डोमिनेंट इसलिए है क्योंकि ज़्यादातर पॉपुलेशन है ना, उन ज़्यादातर पॉपुलेशन में यही देखा जाता है कि जो बालों का जो कलर है, जो हेयर का जो कलर है वो क्या पाया जाता है, ब्लैक पाया जाता है, ठीक है। तो इसलिए किस तरह का जीन है, ये डोमिनेंट जीन है। और वहीं पर एक जीन और देखा जाता है जिसमें क्या होता है, बालों का कलर जो है गोल्डन पाया जाता है ना, लेकिन वो पॉपुलेशन थोड़ी कम है, लेकिन ब्लैक वाली पॉपुलेशन ज़्यादा है। तो यहाँ पर ब्लॉन्ड हेयर मतलब एक तरह से जो सुनहरे बाल होते हैं ना, एकदम गोल्डन टाइप के बाल होते हैं, येलो गोल्डन ग्रे टाइप के, तो ये रिसेसिव ट्रेट्स कहे जाते हैं या रिसेसिव जीन बोला जाता है इनको, क्योंकि इनकी पॉपुलेशन में मतलब पूरी पॉपुलेशन में ये सबसे कम देखे जाते हैं। तो चलिए समझते हैं, अगर मान लीजिए किसी का जीनोटाइप बी है, कैपिटल बी है उसके बॉडी के अंदर, तो ये जीनोटाइप क्या करेगा, उसके हेयर्स का कलर को क्या बनाएगा, उसके हेयर्स के कलर को वो ब्लैक बनाएगा, है ना, क्योंकि इसके अंदर एक जीन है डोमिनेंट जीन, जो कि कैपिटल बी है, ठीक है। डोमिनेंट जीन को आप चीज़ याद रखना, डोमिनेंट जीन जो भी होता है उसको कैपिटल लेटर से लिखा जाता है, और जो रिसेसिव जीन होता है उसको हम स्मॉल लेटर से लिखते हैं, ठीक है। तो ये कैपिटल लेटर और स्मॉल लेटर देखकर आप समझ सकते हैं कि कौन सा डोमिनेंट जीन है और कौन सा रिसेसिव जीन है। तो यहाँ पर ये एक टाइप का जीन था जिसने इनके बालों का कलर क्या कर दिया, ब्लैक कर दिया, है ना। अगर मान लीजिए ये ब्लॉन्ड हेयर वाले होते, अगर स्मॉल बी आ जाता किसी के अंदर जीन, तो हेयर का कलर क्या हो जाएगा, वहाँ पर उनका हेयर का कलर ब्लॉन्ड हो जाएगा, गोल्डन हेयर हो जाएंगे, ठीक है, गोल्डन कह सकते हैं, ग्रे कह सकते हैं, या येलोइश थोड़ा सा, ठीक है। तो इस टाइप का कलर जो है हेयर्स का देखने को मिलता है, ठीक है। तो यहाँ पर जीन्स डिसाइड करेंगे, उसके जीन डिसाइड करेंगे कि बालों का जो कलर है, जो हेयर्स का कलर है वो किस टाइप का होगा, ठीक है, कौन से कलर के हेयर होंगे। तो ये सारा का सारा डिपेंडेंट किस पे है, जीन पे। लेकिन अगर मान लीजिए इन दोनों जीन की मिक्सिंग हो जाए, मतलब एक कैपिटल बी एंड स्मॉल बी, जैसे कि मान लीजिए हम एक जीनोटाइप ऐसा कैपिटल बी और स्मॉल बी लेते हैं, तब इस केस में क्या देखा जाएगा कि हेयर्स का कलर कैसा होगा, ठीक है। अब यहाँ पर देखो डिसाइड करना थोड़ा सा मुश्किल हो गया है ना, कि कैपिटल बी है, स्मॉल बी है, तो यहाँ पर किसका करेक्टर दिखाई देना चाहिए, कैपिटल बी वाला दिखाई देना चाहिए, स्मॉल बी वाला दिखाई देना चाहिए, या ऐसा भी हो सकता है कि क्या ब्लैक कलर और गोल्डन कलर मिलकर कोई एक नया कलर बन जाए, हाँ, ऐसा पॉसिबल है। तो चलिए देखते हैं क्या यहाँ पर क्या होगा, ठीक है। तो यहाँ पर जो है बालों का जो कलर है वो ब्लैक ही दिखाई देगा, ठीक है। यहाँ पर ऐसा नहीं है कि जो हेयर्स का कलर है वो इन दोनों के कलर को मैच करके कोई तीसरा कलर बन जाए, ऐसा पॉसिबल नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या देखा जाता है कि यहाँ पर कलर जो है ब्लैक कलर दिखाई देगा हेयर्स का, क्योंकि देखिए मैंने पहले भी कहा था ये डोमिनेंट जीन है। डोमिनेंट जीन का मतलब होता है अगर ये किसी के बॉडी में आ जाता है तो ये अपने कैरेक्टरिस्टिक्स को दिखाता है, ठीक है। डोमिनेंट हमेशा डोमिनेंट दिखाएगा। रिसेसिव कब दिखाता है अपने ट्रेट्स को, जैसे कि ये रिसेसिव ट्रेट था ना, स्मॉल बी देखा था हमने ब्लॉन्ड हेयर में, तो ये इसके कैरेक्टर्स तब दिखेंगे जब दोनों के दोनों स्मॉल होंगे। लेकिन अगर हम बात करें, ठीक है, अगर हम इसकी बात करते हैं, जो डोमिनेंट जीन है जो कि कैपिटल बी है, इसका कैरेक्टर तब भी दिखाई देगा जब ये सिंगल अकेला भी प्रेजेंट होगा, ठीक है। ये अकेला होगा तब भी दिखाई देगा डोमिनेंट, ठीक है। दोनों अगर डोमिनेंट है तब भी डोमिनेंट दिखेगा। लेकिन रिसेसिव का क्या है, रिसेसिव ये तभी अपीयर होगा
प्रोजनी के अंदर, ठीक है, तभी ये दिखाई देगा किसी भी ऑर्गेनिज्म के अंदर जब दोनों के दोनों जीन क्या होंगे, रिसेसिव टाइप के होंगे, ठीक है। तो यहाँ पर दो डेफिनेशन आ जाती है अपने पास, डोमिनेंट जीन एंड रिसेसिव जीन। तो डोमिनेंट जीन क्या है, अ ट्रेट दैट विल अपीयर इन द ऑफस्प्रिंग इवन इफ बोथ कॉपी इवन इफ वन और बोथ कॉपी एग्जिस्ट, मतलब या तो एक कॉपी आ जाए डोमिनेंट जीन की या दोनों कॉपीज आ जाएं, तो उस केस में हमें डोमिनेंट जीन का करेक्टर ही दिखाई देगा। फॉर एग्जांपल अलील, देखिए ये एक टाइप का अलील है ना, ये एक जीनोटाइप है, मतलब अलील है। तो यहाँ पर दोनों के अंदर ये वाला और ये वाला देखिए, तो यहाँ पर क्या है कि कैपिटल भी है और यहाँ कैपिटल भी स्मॉल भी है। तो हमेशा यहाँ पर क्या था, दोनों के दोनों डोमिनेंट जीन प्रेजेंट है, लेकिन यहाँ पर एक डोमिनेंट एक रिसेसिव है। तो हमेशा जब भी डोमिनेंट जीन आएगा तो हमेशा डोमिनेंट जीन की प्रॉपर्टी ही दिखाई देगी, वो डिपेंड नहीं करेगा कि वहाँ पर रिसेसिव जीन भी प्रेजेंट है, ठीक है, हमेशा डोमिनेंट कैरेक्टर दिखाई देगा। तो यहाँ पर ऑलवेज शो द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कैपिटल बी जीन विच इज डोमिनेंट, है ना। अब रिसेसिव की बात करेंगे, रिसेसिव कब अपीयर होता है, ये वाला ट्रेट कब दिखाई देगा, अ ट्रेट दैट विल अपीयर इन द ऑफस्प्रिंग ओनली इफ द बोथ कॉपी एग्जिस्ट, जब दोनों कॉपी एग्जिस्ट करेंगी तब ये दिखाई देता है, ठीक है। जैसे कि कैपिटल स्मॉल बी होगा ना, तब रिसेसिव जीन की प्रॉपर्टीज हमें दिखाई देंगी, ठीक है। तो वहां पर फिर हेयर का कलर क्या होगा, गोल्डन ब्राउन होगा। फॉर एग्जाम्पल इन अलील बी only show the characteristics of the B gene B if both gene exist, है ना। जब दोनों के दोनों जीन रिसेसिव होंगे तभी हमें जो है जीनोटाइप, मतलब जो भी फिनोटाइप ये होगा इस फिनोटाइप के अंदर उसका कैरेक्टर्स तभी दिखाई देगा जब दोनों के दोनों स्मॉल लेटर होंगे या रिसेसिव जीन होंगे। रिसेसिव जीन को अपने कैरेक्टरिस्टिक्स दिखाने के लिए उसको दोनों के दोनों जीन को रिसेसिव होना ज़रूरी है। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन का बटन दबाएं और इसे अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। दोस्तों इस वीडियो में हम इंपॉर्टेंस देखने वाले हैं, क्या क्या वेरिएशन के इंपॉर्टेंस होते हैं। तो चलिए उससे पहले हम डिस्कस कर लेते हैं एक असेक्सुअल रिप्रोडक्शन और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में डिफरेंसेस क्या होते हैं। जैसे कि हमने टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन में देखा था एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। इसमें एसेक्सुअल में क्या होता था, सिंगल पेरेंट इन्वॉल्व रहता था रिप्रोडक्शन में, है ना। यहाँ पर क्या रहते थे, बोथ मेल एंड फीमेल पेरेंट इन्वॉल्व इन रिप्रोडक्शन, है ना, मेल और फीमेल दोनों पेरेंट इन्वॉल्व रहते हैं, ठीक है। यहाँ पर गैमेट नहीं बनते, ठीक है, कोई गैमेट्स नहीं बनते, ठीक है, रिप्रोडक्टिव मटेरियल कुछ भी नहीं बनता यहाँ पर, लेकिन यहाँ पर रिप्रोडक्टिव मटेरियल बनते हैं, गैमेट्स बनते हैं, मेल से मेल गैमेट बनते हैं, फीमेल से फीमेल गैमेट्स बनते हैं, जिनके थ्रू फिर आगे रिप्रोडक्शन होता है, ठीक है। न्यू इंडिविजुअल इज आइडेंटिकल टू द पेरेंट। देखिए नया जो इंडिविजुअल बनने वाला है, जो नया ऑर्गेनिज्म बनेगा एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन से, वो पेरेंट के बिल्कुल आइडेंटिकल होगा, मतलब पेरेंट जैसा होगा, पेरेंट ऑर्गेनिज्म के जैसा होगा। लेकिन अगर हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करें तो न्यू इंडिविजुअल इज जेनेटिकली सिमिलर बट नॉट आइडेंटिकल टू द पेरेंट्स, बट नॉट आइडेंटिकल टू द पेरेंट, मतलब देखिए जेनेटिकली तो वो सिमिलर रहेगा लेकिन उसमें बिल्कुल एकदम जो रूपरेखा है, जो मतलब एक अपीयरेंस है, वो बिल्कुल सेम नहीं रहेगा, दिखने में एक जैसा नहीं रहेगा, थोड़े बहुत वहाँ पर वेरिएशंस देखे जाते हैं। तो लेस वेरिएशन इन इंडिविजुअल, यहाँ पर वेरिएशन ना सबसे कम आते हैं। अगर हम एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करते हैं तो वेरिएशन सबसे कम है, लेकिन अगर हम बात करते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की तो यहाँ पर वेरिएशंस ज़्यादा देखे जाते हैं, ठीक है। वेरिएशंस का मतलब होता है चेंजेस आना, ऑर्गेनिज्म का धीरे धीरे नई नई प्रॉपर्टीज जनरेट होना, नए प्रॉपर्टीज बनना, ठीक है, किसी ऑर्गेनिज्म के अंदर, तो उस तरह के चेंजेस को वेरिएशंस कहा जाता है, ठीक है। तो वेरिएशन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में ना वेरिएशन सबसे ज़्यादा आते हैं, ठीक है। एसेक्सुअल में रिप्रोडक्शन में वेरिएशन नहीं आते, क्योंकि देखिए यहाँ पर क्या रहता है, गैमेट फॉर्म्ड होते हैं ना, मेल से मेल गैमेट आता है, फीमेल से फीमेल गैमेट आता है, तो वहाँ पर चांसेस ज़्यादा रहते हैं वेरिएशंस आने के ऑफस्प्रिंग के अंदर, ठीक है। और यहाँ पर बिल्कुल जो पेरेंट ऑर्गेनिज्म रहता है, पेरेंट से ही नए ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस होते हैं, यहाँ पर दो गैमेट नहीं बनते, तो इसलिए यहाँ पर वेरिएशंस भी कम देखे जाते हैं, ठीक है। जैसे कि फ्यूजन में पढ़ा था हमने, रीजनरेशन, ये सारे टॉपिक्स थे ना, इन सब में देखा गया था कि ना वेरिएशंस जो है ना बहुत ही कम आते हैं। फ्यूजन में देखिए अमीबा बिल्कुल लुक लाइक सिमिलर रहता है ना पेरेंट ऑर्गेनिज्म के, लेकिन अगर इसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में बात करें तो यहाँ पर काफ़ी वेरिएशंस देखे जाते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर, ठीक है। इसी तरह इसमें भी मतलब ह्यूमन रिप्रोडक्शन में भी देखा था हमने, काफ़ी सारे वेरिएशंस आते हैं बॉडी के अंदर, ठीक है। तो ये वेरिएशंस किस तरह के होते हैं और इनकी क्या इंपॉर्टेंस है, इसके बारे में समझते हैं, चलिए।
द इम्पॉर्टेंस ऑफ वेरिएशन। देखिए आपने यहाँ पर भी देखा होगा, ये एक सिंगल ऑर्गेनिज्म है, इसमें देखिए आगे चल के अगर ये रिप्रोड्यूस करता है, आगे जाके अपने आप को डेवलप करता है, तो ये किस तरह का, यहाँ पर देखो एक नया फीचर आ गया है ना, ये रेड कलर का एक नया फीचर यहाँ पर जनरेट हो गया। यहाँ पर देख रहे होगे आप, इसका बेस जो है ये ग्रीन हो गया है, ठीक है। उसके बाद और ये डेवलपमेंट हो रहा है, इसमें आप देखिए क्या डेवलप हो गया, ये वाला जो कलर है यहाँ पर चेंज हो गया है ना। मतलब एक तरह से ये वेरिएशंस को शो कर रहा है कि किस तरह से एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में, 3 जनरेशन यहाँ पर समझ लेते दी हुई है, और उसमें किस तरह से वेरिएशंस आ रहे हैं, या एक ऑर्गेनिज्म किस तरह से अपने वेरिएशंस उसके बॉडी में आते जा रहे हैं, ठीक है, किस तरह से चेंजेस आ रहे हैं बॉडी में, ठीक है। तो हमेशा ना सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में ना ये देखा जाता है, वेरिएशंस हमेशा आते हैं, चेंजेस आते हैं, ठीक है। इन चेंजेस से क्या फ़ायदा है, क्या बेनिफिट्स है, ठीक है, उसके बारे में समझेंगे। इट एंश्योर द कॉन्टिन्यूटी ऑफ लाइफ ऑन अर्थ, है ना। सीधी सी बात है, वेरिएशन जितने ज़्यादा आएंगे ना, लाइफ जो है ना उतनी ज़्यादा एग्जिस्ट करेगी, मतलब कॉन्टिन्यूटी उतनी बनी रहेगी, लाइफ बनी रहेगी अर्थ पर, ठीक है। कभी भी कोई भी ऑर्गेनिज्म खत्म नहीं होगा जब तक वेरिएशंस आते रहेंगे, ठीक है। वेरिएशन हेल्प्स ऑर्गेनिज्म टू अडेप्ट, मतलब देखिए वेरिएशंस ना ऑर्गेनिज्म को हेल्प करते हैं अडेप्ट करने में, अपने आसपास के एनवायरनमेंट को अडेप्ट करने के लिए वेरिएशंस का आना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। एंड दीम सेल्फ एंड इंक्रीज द एबिलिटी टू सर्वाइव ऑर्गेनिज्म इन अ डिफरेंट एनवायरनमेंट। अलग अलग तरह के एनवायरनमेंट्स में, अलग अलग तरह के क्लाइमेट में, मौसम में जो ऑर्गेनिज्म है उसकी एक कैपेबिलिटी ना बढ़ती जा रही है। ऑर्गेनिज्म अब हर तरह के मौसम में जो है सरवाइव कर सकता है, जी सकता है आसानी से, ठीक है। तो ये सब किसकी बदौलत होता है, वेरिएशन की बदौलत होता है। जैसे कि आपने देखा होगा, ये देखिए ये पोलर बियर है, ये पेंगुइन है, ये कितने ठंडे क्लाइमेट में रहते हैं ना, पोलर रीजन्स में रहते हैं जहाँ पर इंसान रह नहीं सकते ना, उस प्लेसेस पे ही रहते हैं, ठीक है। इनके बॉडी पे ऐसे ऐसे डेवलपमेंट हो चुके हैं, ऐसे ऐसे वेरिएशंस आ चुके हैं, चेंजेस आ चुके हैं, ताकि ये उस मौसम में भी आसानी से रह सके, है ना, सर्वाइव कर सके। इनको देखिए नेचर ने ही एक ऐसी इनको ब्लैंकेट पहना दी है, ठीक है, जिससे इनको ठंड वगैरह नहीं लगती है। मतलब इनका जो बॉडी है एक तरह से इंसुलेटर की तरह वर्क करती है, ठीक है, पूरी बॉडी। इसी तरह पेंगुइन बिल्कुल सेम यहाँ पर एग्जाम्पल देख सकते हैं। इसी तरह देखिए यहाँ पर कैमल का अगर हम एग्जाम्पल लेते हैं, कितने हॉट क्लाइमेट में रहता है, ये दिन भर तो हॉट क्लाइमेट में रहता है और रात में फिर यहाँ पर ठंड भी ज़्यादा होती है। तो ये दोनों क्लाइमेट को मतलब एक तरह से उस क्लाइमेट में सर्वाइव कर सकता है। तो एक तरह से इसमें भी काफ़ी सारे फीचर जनरेट हो गए ना। इसकी बॉडी के ऊपर आपने देखा होगा हम्फ आ जाता है ना, हम उसको फैट वगैरह स्टोर कर लेता है जो कि आगे यूज़ कर सकता है, ये काफ़ी दिनों तक उसको यूज़ करता है, ठीक है। तो इस तरह के कुछ फीचर्स आने लग जाते हैं बॉडी में, चेंजेस आने लग जाते हैं, ठीक है। ऐसे चेंजेस देखे जाते हैं। जैसे कि फिशेस की अगर बात करें तो फिशेस के शुरुआती तौर पे ऐसी नहीं रही होगी, इसके बॉडी के अंदर गिल्स नहीं रहे होंगे। गिल्स पता है ना आपको, गिल्स के थ्रू ये क्या करते हैं, पानी में जो घुली हुई ऑक्सीजन होती है ना उसको एब्जॉर्ब कर पाते हैं। तो यहाँ पर ऑक्सीजन को एब्जॉर्ब करने के लिए भी इनको गिल्स की जरूरत थी, लेकिन गिल्स अचानक नहीं आगे होंगे, ठीक है, एकदम से नहीं आगे होंगे। इसमें सालों का समय, मतलब लाखों सालों का समय लगा होगा, तब जाके ये ऑर्गेनिज्म इवॉल्व हुआ होगा, एक तरह से विकसित हुआ होगा, ठीक है। तब जाके इसके बॉडी में गिल्स आए होंगे, ठीक है, स्विम करने के लिए इनके, ठीक है, ये विंग्स आए होंगे। तो इस तरह से मतलब जो है ये ऑर्गेनिज्म सभी इवॉल्व हुए हैं। तो ये क्या है, डिफरेंट देख रहे हो क्लाइमेट्स में ये आसानी से सर्वाइव कर सकते हैं। तो ये सब किसकी बदौलत है, ये सभी ऑर्गेनिज्म में वेरिएशंस की वजह से बदौलत है, ठीक है। वेरिएशंस आते हैं तभी ये ऑर्गेनिज्म कैपेबल बनता है कि अलग अलग तरह के क्लाइमेट में, अलग अलग तरह के मतलब मौसम में जीवित रह सके, सर्वाइव कर सके, ठीक है। इट हेल्प्स इन द इवोल्यूशन ऑफ स्पीशीज। इवोल्यूशन ऑफ स्पीशीज का मतलब होता है, आप देख रहे होंगे आज ना कितनी वेराइटीज ऑफ स्पीशीज है ना। हमारे अर्थ पे भी देखोगे ना इतने टाइप के ऑर्गेनिज्म है। प्लांट्स की अगर बात करें, प्लांट्स की अलग कैटेगरी है, ठीक है। एनिमल्स की बात करें, एनिमल्स की इतनी सारी कैटेगरी है। अगर हम एक कोई एनिमल भी उठाते हैं ना, टाइगर भी लेते हैं, तो टाइगर में भी आपको इतनी सारी वेराइटीज मिल जाएंगी, इतनी सारी वेराइटीज मिल जाएंगी, ठीक है। तो ये सब किसकी बदौलत है, ये वेरिएशंस की बदौलत है, ठीक है। वेरिएशंस आते हैं तभी ये स्पीशीज देखने को हमें मिलती है। अ थर्मोफाइल इज एन ऑर्गेनिज्म दैट थ्राइव एट रिलेटिवली हाई टेम्परेचर। देखिए एक ना ये ऐसा ऑर्गेनिज्म है जो 41 से 122 डिग्री सेल्सियस पे भी सर्वाइव कर सकता है, ठीक है। क्योंकि देखिए अगर मान लीजिए यहाँ पर देखिए ये हाइड्रोथर्मल वेंट्स बोले जाते हैं, इसमें ये एक तरह से हॉट स्प्रिंग बोले जाते हैं, ये स्रोत रहते हैं गर्म पानी के, ठीक है, ज़मीन के नीचे से जो हीट निकलती है उसमें। तो इसका टेम्परेचर तकरीबन कितना रहता है, देखिए 41 डिग्री सेल्सियस से 122 डिग्री सेल्सियस इसका टेम्परेचर रहता है। और इसके अंदर ना एक बैक्टीरिया पाया जाता है, एक बैक्टीरिया जिसका नाम है थर्मोफाइल। और ये बैक्टीरिया ना इतने टेम्परेचर में भी
इसकी बॉडी के अंदर एबिलिटी है कि इतने इतने ज़्यादा टेम्परेचर में भी ये जीवित रह सकता है, सर्वाइव कर सकता है ना। तो एक तरह से इसके अंदर भी एक प्रॉपर्टी डेवलप हो गई वेरिएशंस की वजह से, है ना। तो ये वेरिएशंस आना जरूरी है किसी भी ऑर्गेनिज्म के सर्वाइवल के लिए। अगर ऑर्गेनिज्म में वेरिएशन आते रहेंगे तो सर्वाइवल जो है अलग अलग क्लाइमेट्स में, डिफरेंट डिफरेंट एनवायरमेंट्स में वो ईजी बनता चला जाएगा, है ना। मान लीजिए कि अगर मान लीजिए ये बैक्टीरिया इतने टेम्परेचर को अगर नहीं झेल पाते, अगर इतने टेम्परेचर में वो जीवित नहीं रहते, तो ये एक्सटिंक्ट हो जाते हैं, गायब हो जाते हैं ना, मतलब ये एक्सटिंक्शन के कगार पे आ जाते हैं। लेकिन इनके अंदर एक ऐसी एबिलिटी है जिसमें ये इतने ज़्यादा टेम्परेचर पे भी 41 डिग्री सेल्सियस से 122 डिग्री सेल्सियस के बीच में भी ये जिंदा रह सकते हैं, ठीक है। तो वेरिएशंस की वजह से ये जो है इनके अंदर सर्वाइवल जो है, जो कि इतने ज़्यादा टेम्परेचर में भी ये जिंदा रह सकते हैं, तो ये सभी वेरिएशंस की वजह से होता है, क्योंकि इनके बॉडी में हमेशा जैसे जैसे ये रिप्रोड्यूस होते जाते हैं वैसे वैसे इनके बॉडी में चेंजेस आते रहते हैं। इट ऑल्सो हेल्प्स इन इंक्रीजिंग द नंबर ऑफ स्पीसीज इन द इकोसिस्टम, ठीक है। अभी हमने डिस्कस किया इसके बारे में कि हमारे इकोसिस्टम में कितनी सारी स्पीसीज हैं, उन सारी स्पीसीज को बनाने के लिए जो एक ही फैक्टर जिम्मेदार है वो है वेरिएशंस। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन का बटन दबाएं और इसे अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। चलिए दोस्तों देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक के बारे में, जो कि है मेंडल एक्सपेरिमेंट, ठीक है। मेंडल्स ने किस तरह के एक्सपेरिमेंट किए, अभी हमने इससे पहले देखा था कि हेरिडिटी क्या होती है ना, एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में किस तरह से ट्रेट्स का ट्रांसफर हो रहा है, किस तरह से मतलब जो एक कैरेक्टरिस्टिक्स है पिछले वाले ऑर्गेनिज्म का, वो उसकी नेक्स्ट जनरेशन में किस तरह से वो ट्रेट्स हो गए, वो कैरेक्टरिस्टिक्स हो गए, वो गुण हो गए, वो कैसे अगली जनरेशन में आते हैं, ठीक है। इसके बारे में हमने जाना। तो ग्रेगर मेंडल ने भी ना कुछ इसी तरह के एक्सपेरिमेंट किए इन सब चीज़ों को समझने के लिए, हेरिडिटी को समझने के लिए। सबसे पहले एक्सपेरिमेंट जो किए गए वो ग्रेगर मेंडल द्वारा किए गए। इनको वैसे तो फादर ऑफ जेनेटिक्स के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है, क्योंकि इन्होंने ही सबसे पहले इन्होंने ही इनहेरिटेंस के लॉज दिए कुछ, है ना, और इनहेरिडिटी को समझाया। तो चलिए देखते हैं किस तरह के एक्सपेरिमेंट कर इन्होंने दुनिया को समझाया कि हेरिडिटी किस तरह से मतलब जो एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में ट्रेट्स का ट्रांसफर होता है। तो चलिए समझते हैं मेंडल ने क्या किया। मेंडल यूज्ड 7 पेयर ऑफ कंट्रास्टिंग विजिबल कैरेक्टर्स ऑफ गार्डन पीस। उन्होंने गार्डन पीस का यूज़ किया। गार्डन पीस आप लोगों को पता होगा, जो गार्डन में मटर के पौधे वगैरह उगाए जाते हैं ना, मटर के पौधों का इन्होंने इस्तेमाल किया। तो उन मटर के पौधों पे उन्होंने 7 कंट्रास्टिंग विजिबल कैरेक्टरिस्टिक्स देखे, मतलब उन्होंने 7 कैरेक्टरिस्टिक्स को उन्होंने ऑब्जर्व किया वहाँ पर, और अलग अलग तरह से रिप्रोडक्शन कराया मटर के पौधों के बीच में, और उन कैरेक्टर्स को पहचानने की कोशिश की कि एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में कैरेक्टर्स किस तरह से ट्रांसफ़र हो रहे थे, ठीक है। तो उन्होंने ही देखो 7 कंट्रास्टिंग कैरेक्टर्स कुछ इस तरह से उन्होंने प्लांट की हाइट देखी, है ना, एक प्लांट की हाइट कितनी है उसके हिसाब से मटर का जो पौधा है वो कितना बड़ा है कितना छोटा है, ठीक है। उन्होंने पोड का शेप देखा। पोड का मतलब होता है जो मटर का पौधा होता है ना, तो उसमें फलियाँ आती है जिसके अंदर मटर के छोटे छोटे दाने होते हैं, तो उसको पॉड बोला जाता है, ठीक है, उस फली को पॉड बोलते हैं। एंड पॉड का शेप देखा, पॉड का कलर देखा किस तरह का है, फ्लावर की पोजीशन कहाँ पर है, प्लांट्स में फ्लावर्स कहाँ पर आ रहे हैं, ठीक है, मटर के पौधे में, एंड फ्लावर का कलर कैसा है, ठीक है, एंड सीड कलर कैसा है, सीड का टाइप कैसा है। तो ये सब चीज़ें वहाँ पर ऑब्जर्व की। ये 7 कंट्रास्टिंग कैरेक्टर्स थे जो मेंडल ने अपने एक्सपेरिमेंट में मतलब इनको ऑब्जर्व किया, इनके कैरेक्टरिस्टिक्स को बताया, ठीक है। तो चलिए देखते हैं। ही टुक पी प्लांट विद डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स, टॉल प्लांट एंड शॉर्ट प्लांट। उन्होंने क्या करा, एक टॉल प्लांट लिया हाइट के अकॉर्डिंग, है ना, यहाँ पर कंट्रास्टिंग जो ये कैरेक्टर है, ये जो विजिबल कैरेक्टर है वो क्या था, हाइट मतलब प्लांट कितना छोटा है कितना बड़ा है। उन्होंने 2 प्लांट्स लिए, एक छोटा प्लांट लिया एक बड़ा प्लांट लिया, ठीक है, उनके बीच में रिप्रोडक्शन करवाया। मेंडल प्रोड्यूस प्रोजनी बाय क्रॉसिंग देम, है ना। उन्होंने क्या करा, उनको क्रॉस के जरिए मतलब क्रॉस पॉलिनेशन के जरिए उनको प्लांट्स को रिप्रोड्यूस कराना शुरू किया। मतलब उन्होंने 2 तरह के प्लांट ले लिए, एक तो बड़ा प्लांट ले लिया टॉल प्लांट, एक छोटा प्लांट लिया जो कि शॉर्ट प्लांट, ठीक है। 2 तरह के प्लांट लिए, इन दोनों के बीच में रिप्रोडक्शन कराया, क्रॉस रिप्रोडक्शन, एंड कैलकुलेट द परसेंटेज ऑफ टॉल प्लांट एंड शॉर्ट प्रोजनी, है ना। उन्होंने शॉर्ट प्रोजनी, जो प्रोजनी का मतलब होता है बच्चे, एक तरह से जो नए प्लांट्स बनेंगे, ठीक है, जो पेरेंट प्लांट से जो नए प्लांट बनेंगे उनको प्रोजनी कहा गया। अब इन प्रोजनीज को देखा गया, है ना, मतलब इन जो चाइल्ड प्लांट थे ना
जो नए प्लांट्स जनरेट हुए, रिप्रोड्यूस हुए, उन प्रोजनीज को जब देखा गया तो उसमें ऑब्जर्व किया गया टॉलनेस और उनकी शॉर्टनेस के बारे में, ठीक है, कितने प्लांट उसमें से टॉल थे, कितने शॉर्ट थे। तो इस तरह की कुछ एक्सपेरिमेंट किए थे, अभी इन एक्सपेरिमेंट्स के बारे में जानेंगे हम, ठीक है। तो यहाँ पर एक क्वेश्चन उठता है कि वाई मेंडल सेलेक्ट पीस प्लांट। मेंडल ने पीस प्लांट का ही यूज़ किया, जो ये गार्डन पीस थे इन्होंने, मेंडल ने इनका ही प्लांट का यूज़ क्यों किया? तो इसकी भी कुछ कारण थे, वजह थी, चलिए समझते हैं। देखिए, अगर आपने पी प्लांट देखा होगा तो कुछ इस तरह का पी प्लांट होता है ना। इसमें पी प्लांट में आप देख सकते हैं ये पॉड है इसका, है ना। पॉड मैंने बताया था, जैसे ये फली है ना। यहाँ पर लीव्स दिखाई दे रहे हैं, प्लांट की एक हाइट है अलग ही, है ना। और यहाँ पर सीड्स आपको दिखाई दे रहे हैं, सीड्स का कलर है, सीड्स में शेप है, ठीक है, फ्लावर्स की पोजीशन है, फ्लावर्स का कलर भी है। तो इतने सारे कैरेक्टरिस्टिक्स थे इस प्लांट के अंदर, है ना। तो द फ्लावर ऑफ पीस प्लांट आर बाइसेक्सुअल। पहली चीज़ तो यही मिल गई, बाइसेक्सुअल था। बाइसेक्सुअल का मतलब होता है ऐसा प्लांट, बाइसेक्सुअल प्लांट बोले जाते हैं, ऐसा प्लांट जिसमें मेल पार्ट भी हो और फीमेल पार्ट भी हो, मेल और फीमेल पार्ट दोनों हो, ठीक है, तभी तो वो रिप्रोडक्शन कर पाएगा। तो मेल और फीमेल अगर दोनों में एक ही प्लांट में प्रेजेंट है तो उसे बाइसेक्सुअल कहा जाता है। और ये जो मटर के पौधे थे, जो ये पीस प्लांट थे, ये सभी बाइसेक्सुअल थे। बाइसेक्सुअल का मतलब इसमें स्टेमन भी है, मेल पार्ट जो कि स्टेमन बोला जाता था, याद होगा आपको, और जो फीमेल पार्ट होता है जिसको हम कार्पेल या पिस्टल बोलते हैं, तो ये दोनों पार्ट इसमें प्रेजेंट थे। चलिए देखते हैं कुछ और भी इनके कैरेक्टरिस्टिक्स थे जो कि मेंडल ने पीस प्लांट का क्यों यूज़ किया। दे कैन ईजिली ग्रो, आसानी से ग्रो किए जा सकते थे। शॉर्टर लाइफ स्पेन, मतलब देखिए एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं तो जल्द सोचेंगे, कोशिश करेंगे जल्दी से जल्दी हो, तो यहाँ पर ऐसे प्लांट का यूज़ किया गया जिनका लाइफ स्पेन छोटा था, है ना, जल्दी बड़े हो सकते थे, जल्दी ग्रोथ हो सकती थी उन पौधों में। तो इस तरह से देखा गया। और इजी मेंटेनेंस, मतलब ज़्यादा मेंटेनेंस ना हो कि खाद देनी है, रोज़ ये करना है, पानी देना है, ये सब, मतलब मेंटेनेंस थोड़ा लो हो। तो इस तरह के प्लांट्स को यहाँ पर, इसलिए पीस प्लांट को यहाँ पर मटर के पौधों को लिया गया। दे कैन रिप्रोड्यूस बाय बोथ सेल्फ एंड क्रॉस पॉलिनेशन। देखिए, ये सेल्फ पॉलिनेशन से भी उगाए जा सकते थे और क्रॉस पॉलिनेशन से भी उगाए जा सकते थे। सेल्फ पॉलिनेशन इसलिए क्योंकि मेल एंड फीमेल पार्ट दोनों प्रेजेंट हैं, तो सेल्फ पॉलिनेशन हो सकता है, ठीक है। और क्रॉस पॉलिनेशन भी मतलब एक प्लांट के दूसरे प्लांट के बीच में रिप्रोडक्शन भी कराया जा सकता था, ठीक है, मतलब एक प्लांट अलग दूसरा अलग, तो दोनों अलग अलग प्लांट लेके क्रॉस पॉलिनेशन कराया जा सकता था इनके बीच में, पीस प्लांट के बीच में। दे आर डिजीज रेजिस्टेंट। डिजीज रेजिस्टेंट का मतलब होता है इनमें बीमारियों से लड़ने की क्षमता थी, मतलब इनमें ऐसे फीचर्स भी थे ताकि ये बीमार ना पड़े, इनके ऊपर कोई भी बीमारी ना लगे, ठीक है, मतलब डिजीज रेजिस्टेंट बोला गया इन प्लांट को। एंड इजीली सर्वाइव कर सकते थे ये प्लांट, ठीक है। और ये तो बता ही चुके हैं कैरेक्टरिस्टिक, डिफरेंट फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स थे, इतने सारे कैरेक्टर्स हैं, देखिए 7 कैरेक्टर्स हैं। इन 7 कैरेक्टर्स को उसने स्टडी के लिए, मतलब बहुत सारी चीज़ें थी यहाँ पर जिन कैरेक्टरिस्टिक्स के वो स्टडी कर सकता था। तो प्लांट पार्ट में ये सारी चीज़ें देखी गई, इसलिए पीस प्लांट को इसलिए उन्होंने यूज़ किया। पीस प्लांट का यूज़ करने का मतलब यही था, इतने सारे कैरेक्टरिस्टिक्स थे। तो चलिए देखते हैं इनके फर्स्ट एक्सपेरिमेंट के बारे में, जिन्होंने इसमें हाइट के बारे में बताया, ठीक है, प्लांट की हाइट कैसे डिपेंड करती है, ठीक है। तो देखिए, मेंडल एक्सपेरिमेंट्स हाइट ऑफ पीस प्लांट की हाइट किस तरह से डिसाइड होती है। तो चलिए देखते हैं। यहाँ पर हम मोनोहाइब्रिड क्रॉस के बारे में जानेंगे, समझते हैं मोनोहाइब्रिड क्रॉस होता क्या है। जेनेटिक क्रॉस बिटवीन 2 इंडिविजुअल विथ होमोजाइगस और हेट्रोजाइगस जीनोटाइप्स। होमोजाइगस एंड हेट्रोजाइगस जीनोटाइप्स के बारे में अभी समझेंगे हम क्या होता है ये। ऑफ सिंगल कैरेक्टर्स और ट्रेट, मतलब सिंगल कैरेक्टर वाले, होमोजाइगस ले लो या हेट्रोजाइगस, इनके बीच में अगर रिप्रोडक्शन कराया जाता है सिंगल कैरेक्टर वाले, ठीक है, तो उस रिप्रोडक्शन को बोला जाता है मोनोहाइब्रिड क्रॉस। अगर हम बात करते हैं होमोजाइगस की, देखिए मान लीजिए हमारे पास एक ये प्लांट है, इसके पास जीन है ना, जीन देख रहे होंगे आप, कैपिटल टी एंड कैपिटल टी, ठीक है। जीन हमेशा पेयर में रहते हैं, तो यहाँ पर 2 जीन्स हैं इसके पास, जो कि कैपिटल टी है, जो प्लांट को क्या बना रहा है, टॉल बना रहा है ना। एक और जीन है, मान लीजिए स्मॉल टी, ये प्लांट को स्मॉल टी वाला क्या कर रहा है, प्लांट को क्या बना रहा है, शॉर्ट बना रहा है ना। तो यहाँ पर 2 तरह के अपने पास जीन है। अगर इन जीन को आप ध्यान से देखें तो इसमें दोनों कैपिटल टी हैं, इसमें दोनों स्मॉल टी है ना। अगर दोनों के दोनों जीन सेम हो जाते हैं ना, अगर ये दोनों जीन सेम हो जाते हैं तो ऐसे जीन को बोला जाता है होमोजाइगस। क्या? होमोजाइगस। ये भी एक टाइप का होमोजाइगस जीन है, ये भी होमोजाइगस है, क्योंकि यहाँ पर कैपिटल टी जीन है, मतलब दोनों डोमिनेंट जीन है या दोनों रिसेसिव जीन है ना, इनके बारे में हमने पढ़ा था।
तो मतलब अगर दोनों कैपिटल टी हैं, दोनों एक जैसे अगर जीन आते हैं तो उनको हम होमोजाइगस कहते हैं। और ये यहाँ पर भी आपको दिखाई दे रहे होंगे, ये दोनों होमोजाइगस है क्योंकि दोनों में जीन टाइप जो है अंदर एक जैसा है दोनों, ठीक है। तो चलिए देखते हैं, एक टॉल प्लांट ले लिया हमने, एक शॉर्ट प्लांट ले लिया, ठीक है। मतलब एक मोनो हाइब्रिड क्रॉस करवा रहे हैं, ठीक है। मोनो हाइब्रिड क्रॉस इसलिए क्योंकि यहाँ पर एक सिंगल कैरेक्टर है। सिंगल कैरेक्टर का मतलब है हाइट, है ना। ओनली हम हाइट को अभी यहाँ पर कंसिडर कर रहे हैं। तो चलिए इनके बीच में जब रिप्रोडक्शन कराया जाएगा, क्रॉस पॉलिनेशन होगा, तो देखिए कैसे बनेंगे। यहाँ पर देखिए हम अगर अगले जो नए जीनोटाइप बनेंगे वो किस तरह से बनेंगे। यहाँ पर देखिए आपको मल्टीप्लिकेशन आता होगा, आप इसको इससे मल्टीप्लाई कर सकते हैं। पहले कैपिटल टी स्मॉल टी आ जाएगा अपने पास, ठीक है। इसके बाद इस वाले को आप इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो कैपिटल टी स्मॉल टी आएगा। इस वाले को अगर हम इससे मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या होगा, कैपिटल टी स्मॉल टी। और ये वाला अगर जीन इसके साथ जाता है तो कैपिटल टी स्मॉल टी आता है। तो सारे के सारे जीन आप देख रहे होंगे, सारे एक ही सेम टाइप के जीन बन गए। और सेम टाइप के जीन का बनने का मतलब है इनके कैरेक्टरिस्टिक्स भी अब सेम होने वाले हैं, क्योंकि जीन ही सेम है, जीनोटाइप इनका सबका सेम है। देखिए तो यहाँ पर देखिए इस टाइप के जो ये बने हैं ना, जो ये अलील जो बने हैं यहाँ पर, इन अलील्स को बोला जाता है हेट्रोजाइगस जीनोटाइप्स। कैसे हेट्रोजाइगस? हेट्रोजाइगस इसलिए, होमोजाइगस में क्या था, दोनों एक जैसे थे, लेकिन हेट्रोजाइगस में एक कैपिटल टी है, एक स्मॉल टी है। मतलब यहाँ पर दो कैरेक्टर्स हैं इस प्लांट के अंदर, ठीक है। दो कैरेक्टर मतलब एक ऐसा कैरेक्टर था जो प्लांट को टॉल बना रहा है और एक ऐसा कैरेक्टर जो प्लांट को शॉर्ट बना रहा है, ठीक है। तो दोनों जीन यहाँ पर प्रेजेंट हैं, ठीक है। तो इस तरह के जीनोटाइप को बोला जाता है हेट्रोजाइगस जीनोटाइप, ठीक है। तो चलिए देखते हैं इस केस में। देखिए प्लांट क्या बनेगा, इन चारों के चारों केसेस में प्लांट को देखा जाएगा टॉल बनेगा। इसमें भी टॉल है, टॉल है, टॉल है ना, चारों केसेस में टॉल प्लांट बने। क्यों, इसकी वजह भी अभी जानेंगे हम, क्यों ये सभी के सभी प्लांट टॉल बने। क्योंकि देखिए हर एक जीनोटाइप की अगर हम बात करते हैं ना, हर एक जीनोटाइप में एक आपको कैपिटल टी हमेशा दिखाई दे रहा होगा। और मैंने बताया था, अगर आपको याद होगा, कैपिटल टी अगर ये डोमिनेंट जीन बोला जाता है, कैपिटल लेटर से जो लिखा जाता है, अगर ये किसी भी प्रोजेनी के अंदर आ जाता है तो उसमें कैपिटल टी के ही जो लक्षण हैं, जो एक तरह से जो कैरेक्टर्स हैं, वो उसी के कैरेक्टर्स दिखाई देंगे, ठीक है। तो चलिए समझते हैं। यहाँ पर तो देखिए फर्स्ट फिलियल जनरेशन था, F1 जनरेशन में ये देखा गया, ऑल प्लांट्स वर टॉल एंड देयर इज नो ड्वार्फ प्लांट। कोई भी बौना पौधा या छोटा पौधा यहाँ पर नहीं देखा गया, ड्वार्फ नहीं था, कोई भी ड्वार्फ प्लांट नहीं था, छोटा शॉर्ट प्लांट कोई सा भी नहीं था, सभी के सभी टॉल, ठीक है। तो ये तो बात रही वही फर्स्ट जनरेशन की। तो चलिए करवाते हैं इनका सेकंड जनरेशन, मतलब सेकंड क्रॉस करवाते हैं। इन दो प्लांट्स को उठा लेते हैं, मान लीजिए अगली जनरेशन के लिए, है ना, इन दो प्लांट्स के बीच में क्रॉस करवाएंगे। तो देखिए वैसे अगर यहाँ पर देखा जाए तो जीनोटाइप का रेशियो अगर देखा जाए तो 1:1 का था, मतलब सभी जीनोटाइप एक जैसे थे। और हाइट की भी बात करें, फिनोटाइप मतलब इनका जो स्ट्रक्चर था, फिनोटाइप का मतलब होता है इनका स्ट्रक्चर, है ना, बॉडी अपीयरेंस कैसा था, सबका एक जैसा ही था। तो 1:1 का यहाँ पर भी फिनोटाइप भी देखा गया। तो चलिए समझते हैं आगे, इन दो के बीच में रिप्रोडक्शन कराते हैं। तो चलिए यहाँ पर कैपिटल टी स्मॉल टी ये वाला प्लांट आ गया, एक कैपिटल टी स्मॉल टी ये वाला आ गया, इन दोनों के बीच में क्रॉस करवाया, ठीक है। अब क्या होगा, देखिए अब अगर हम अब इनके अलील बनाते हैं तो देखिए किस तरह से बनेंगे। कैपिटल टी को किसके साथ भेजेंगे, कैपिटल टी के साथ। तो क्या बन जाएगा अपने पास, पहला अलील बन गया कैपिटल टी, कैपिटल टी। अगला क्या बनेगा, कैपिटल टी एंड स्मॉल टी, है ना। इसके बाद यहाँ पर क्या बनेगा, ये कैपिटल टी एंड स्मॉल टी। और इस वाले से इससे करेंगे तो इस जीन को इसके साथ भेजेंगे कि तो स्मॉल टी एंड स्मॉल टी आता है अपने पास। तो यहाँ पर देखिए, अब देखिए प्लांट्स किस तरह से बनेंगे। यहाँ पर डोमिनेंट जीन प्रेजेंट है तीनों में, तो यहाँ पर तो प्लांट क्या होने वाला है, टॉल होने वाला है। लेकिन अगर इसकी बात करें तो इसमें दोनों के दोनों शॉर्ट, जो शॉर्ट बना रहे थे ना प्लांट को, यहाँ देखा था ना हमने, दोनों प्लांट कैसे थे ये दोनों, मतलब ये वाला जो प्लांट है ये स्मॉल टी है, इसका मतलब रिसेसिव जीन था और जिसकी वजह से प्लांट शॉर्ट बना था। तो यहाँ पर भी क्या बनने वाला है, प्लांट शॉर्ट बनने वाला है। तो यहाँ पर देखा गया कि F2 जनरेशन में, सेकेंड फिलियल जनरेशन भी कहा जाता है इसको, 3 प्लांट्स वर टॉल एंड 1 प्लांट इज ड्वार्फ। 3 प्लांट्स तो जो थे वो टॉल थे और एक प्लांट जो था वो ड्वार्फ था, ठीक है। मतलब अगर हम जीनोटाइप और फिनोटाइप की बात करें तो देखिए जीनोटाइप की अगर हम बात करते हैं तो जीनोटाइप देखिए कुछ इस तरह से है। एक तो ये एक जीनोटाइप है, ये दोनों सेम है ना, 1:2 और ये एक टाइप का है ना 1। तो इस तरह का यहाँ पर भी रेशियो देखा गया 1:2:1, है ना। और फिनोटाइप की बात करें तो 3 प्लांट्स जो थे, फिजिकल अपीयरेंस की बात कर रहे हैं, दिखने में कैसे थे, तो 3 प्लांट्स जो थे वो बड़े थे और एक प्लांट जो था वो छोटा था। तो 3:1 का रेशियो देखा गया यहाँ पर हाइट के अकॉर्डिंग।
तो यहाँ पर देखा गया 75% प्लांट जो थे वो टॉल थे एंड 25% आर शॉर्ट। तो इसी के ज़रिए यहाँ पर देखा गया, देखिए सेकेंड जनरेशन में यहाँ पर अगर समझने वाली बात आप एक देखेंगे ना, तो ये देखिए इन सब प्लांट, ये सारे के सारे प्लांट कैसे बने थे, ये सभी प्लांट टॉल बने थे, है ना। लेकिन इनमें एक जीन ऐसा प्रेजेंट था ना, स्मॉल टी, लेकिन उसके कैरेक्टर्स तो दिखाई दे ही नहीं रहे थे। तो इसका मतलब है क्या वो कैरेक्टर्स ख़त्म हो चुके हैं? नहीं, ऐसा नहीं होता, कभी भी कोई भी कैरेक्टर ख़त्म नहीं होता, बस वो आगे चल के प्रोजनी में, मतलब नेक्स्ट प्रोजनी के अंदर आता है। अब वो दिखाई देगा या नहीं दिखाई देगा वो डिपेंड करता है, ठीक है, कि उसके साथ दूसरा जीन कौन सा है। जैसे कि यहाँ पर था कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल, सब में एक जैसा था, तो कैपिटल टी के कैरेक्टर थे। लेकिन अगर यहाँ बात करें तो यहाँ पर एक जीन ऐसा आ गया, स्मॉल टी आ गया, जिसकी वजह से प्लांट क्या हो गया, शॉर्ट बन गया, ठीक है। तो इसी से हम डिफाइन करते हैं दो चीज़ों को, डोमिनेंट ट्रेट और रिसेसिव ट्रेट। देखिए डोमिनेंट ट्रेट क्या होता है? अ ट्रेट दैट विल अपीयर इन द ऑफस्प्रिंग इवन इफ वन और बोथ कॉपी एग्जिस्ट। अगर उसकी एक कॉपी है या दोनों कॉपी है, एक हो या दोनों हो, मतलब सफिशिएंट है, एक भी सफिशिएंट है। अगर एक भी कॉपी आ गई तो उसका कैरेक्टर्स वहाँ पर दिखाई देने लग जाएगा। जैसे कैपिटल टी स्मॉल टी, इसमें क्या था, प्लांट हमेशा टॉल ही बन रहा था, है ना, मतलब ये टॉल बनाने के लिए काफ़ी था, एक सिंगल जीन ही काफ़ी है। तो इस तरह के ट्रेट को बोला जाता है डोमिनेंट ट्रेट या डोमिनेंट जीन भी कहते हैं, जो कि कैपिटल टी जो कैसा है, ये डोमिनेंट जीन है, ठीक है, तो ये डोमिनेंट जीन कहा जाता है। और अगर हम बात करते हैं रिसेसिव जीन की, रिसेसिव ट्रेट की, तो रिसेसिव ट्रेट क्या है? अ ट्रेट दैट विल अपीयर इन द ऑफस्प्रिंग इफ बोथ कॉपी एग्जिस्ट। इसके लिए ना देखिए कंडीशन है कि दोनों कॉपीज ना रिसेसिव जीन की होनी चाहिए, मतलब स्मॉल लेटर वाली होनी चाहिए, ठीक है। अगर वैसा रहेगा तभी करेक्टर दिखाई देगा, अदरवाइज करेक्टर नहीं दिखेगा, ठीक है। जिसमें जैसे कि हमने देखा था स्मॉल टी ये वाला था ना, स्मॉल टी था, तो ये रिसेसिव था, मतलब दोनों जीन रिसेसिव थे, इसलिए इसमें शॉर्ट प्लांट बना। लेकिन अगर इनकी बात करें तो इसमें कैपिटल टी सब में प्रेजेंट है, कैपिटल टी का करेक्टर वैसे शो नहीं होगा, मतलब तब भी शो होगा अगर ये सिंगल प्रेजेंट है, दोनों प्रेजेंट है तब भी शो होने वाला है, सिंगल प्रेजेंट है तब भी शो होने वाला है कैपिटल टी का करेक्टर। लेकिन स्मॉल टी का करेक्टर तभी एक्सप्रेस होगा जब दोनों के दोनों स्मॉल होंगे, इसलिए इसको कहा जाता है रिसेसिव जीन। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन का बटन दबाएं और इसे अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। चलिए देखते हैं आगे दोस्तों, मेंडल एक्सपेरिमेंट जो कि इन्होंने सीड्स ऑफ पी प्लांट्स पे किया। इससे पहले हमने देखा था, अभी जो करेक्टर लिया गया था वो क्या सिंगल करेक्टर था और कौन सा करेक्टर था, हाइट था ना, पिछले वाले वीडियो में। अब चलिए आगे देखते हैं हम कि किस तरह से सीड्स देखे गए, है ना। मटर के जो पौधे थे उनके जो सीड्स थे, उन सीड्स का कलर कैसा था और उनका शेप कैसा था, उसके बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। जब इन दोनों के बीच में क्रॉस रिप्रोडक्शन, मतलब एक तरह से क्रॉस पॉलिनेशन कराया गया, ठीक है, मतलब नए प्रोजनी बनाए गए जब दो प्लांट्स को रिप्रोड्यूस कराकर। तो चलिए समझते हैं, इसमें हम डाईहाइब्रिड क्रॉस के बारे में जानेंगे। देखिए समझते पहले डाईहाइब्रिड क्या होता है। जेनेटिक क्रॉस बिटवीन टू इंडिविजुअल्स दैट आर बोथ हेट्रोजाइगस। दोनों के दोनों क्या है, हेट्रोजाइगस हैं, मतलब जीन जो हैं वो अलग अलग हैं, ऑफ टू डिफरेंट ट्रेट्स, और दो डिफरेंट ट्रेट्स लेके चलेंगे हम यहाँ पर। जैसे वहाँ पर एक ही ट्रेट था हाइट ऑफ प्लांट, लेकिन यहाँ पर हम दो ट्रेट्स देखेंगे। चलिए समझते हैं दो ट्रेट्स कैसे। जैसे यहाँ पर देखिए एक सीड है जो कि राउंड है और ग्रीन है ना, तो यहाँ पर राउंड एंड ग्रीन, इसमें आप कह सकते हैं टू पेयर ऑफ डिफरेंट ट्रेट्स, ठीक है। तो यहाँ पर राउंड और ग्रीन सीड्स हैं एक, ठीक है, जो कि कैपिटल आर है जो राउंड बना रहा है, जो स्मॉल वाई है वो ग्रीन बना रहा है। और एक और सीड्स लिया है हमने, देखिए यहाँ पर स्मॉल आर है जो रिंकल्ड बना रहा है और कैपिटल वाई है जो येलो बना रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर आपको जीन समझ में आ रहे होंगे, जो कैपिटल लेटर में लिखे हुए ना वो सभी डोमिनेंट जीन है। और अगर आप स्मॉल लेटर की बात करते हैं जो कि स्मॉल वाई और स्मॉल आर है, तो ये रिसेसिव जीन है, और डोमिनेंट जीन कैपिटल आर एंड कैपिटल वाई है। तो इनको आप समझ सकते हैं, कैपिटल आर एंड कैपिटल वाई आर द डोमिनेंट ट्रेट एंड स्मॉल आर एंड स्मॉल वाई आर द रिसेसिव ट्रेट। डोमिनेंट ट्रेट का करेक्टर तब भी दिखाई देता है जब वो अकेला प्रेजेंट होगा, लेकिन रिसेसिव ट्रेट का करेक्टर तब ही दिखाई देता है जब दोनों के दोनों रिसेसिव होते हैं। ये हमने पढ़ा था, ठीक है। तो चलिए समझते हैं। तो यहाँ पर आर जो है, कैपिटल आर जो है वो प्लांट को राउंड बनाएगा, ठीक है, और कैपिटल वाई क्या बनाएगा, येलो बनाएगा। ये ब्लैक वाले जो दोनों है ना, ये डोमिनेंट ट्रेट है। और बात करें रिसेसिव ट्रेट की, तो आर जो है, स्मॉल आर जो है रिंकल्ड बनाएगा,
ठीक है, सीड्स को, और वाई जो है स्मॉल वाई जो है वो ग्रीन बनाएगा सीड्स को, ठीक है। तो यहाँ पर जैसे कि आप देख सकते हैं स्मॉल वाई था तो ग्रीन था, कैपिटल आर है तो राउंड है, ठीक है। इसमें रिंकल्ड क्यों है, क्योंकि दोनों के दोनों स्मॉल आर है, ठीक है। और यहाँ पर कैपिटल वाई है तो येलो बना रहा है, ठीक है। तो आप समझते हैं हम इन दोनों के बीच में करवाते हैं भाई क्रॉस पॉलिनेशन, रिप्रोडक्शन कराते हैं, इन दोनों को रिप्रोड्यूस करा के प्रोजेनी बनाएंगे। तो जब इनको रिप्रोड्यूस कराया गया तो देखिए जीन किस तरह से ट्रांसफर होंगे, ये जीन किस तरह से सेग्रीगेट होंगे, मतलब सेपरेट होंगे। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ से आप एक कैपिटल आर ले लीजिए, यहाँ से स्मॉल वाई ले लीजिए, ले लिया, ठीक है। कैपिटल आर एंड स्मॉल वाई, एक एक जीन आ गया। आइडेंटिटी बनी रहनी चाहिए, कभी भी आइडेंटिटी जो होती है ना जीन के अंदर, प्रोजनी जो भी प्रोजनी बनने वाली है उसकी आइडेंटिटी कभी खत्म नहीं होती, वो चलती रहती है हमेशा, मतलब जीन जो है कोई भी छोड़ना नहीं है। तो यहाँ पर कैपिटल आर एंड स्मॉल वाई हमने ले लिया। इसी तरह यहाँ से क्या लेंगे, अब यहाँ से लेंगे हम स्मॉल आर एंड कैपिटल वाई, तो स्मॉल आर और कैपिटल वाई आ गया। जब इनको रिप्रोड्यूस कराया तो यहाँ से ये जीन मिला हमें, यहाँ से ये, इन दोनों को जब हमने एक साथ लिखा तो हमारे पास कैपिटल आर स्मॉल आर आया और कैपिटल वाई और स्मॉल वाई आया। अब आप इन जीन को देखकर बता सकते हैं कि ये जीन के टाइप से, इस जीनोटाइप को देख के आप बता सकते हैं कि इसका फिनोटाइप किस तरह का होगा, मतलब इसका किस तरह का सीड जो है यहाँ पर बनेगा, फिजिकल अपीयरेंस जो सीड का होगा वो कैसा होगा। तो देखिए कैपिटल आर और स्मॉल आर दोनों प्रेजेंट है ना, लेकिन कैरेक्टर किसका दिखाई देगा, कैरेक्टर किसका दिखेगा, कैपिटल आर का, है ना, क्योंकि ये डोमिनेंट जीन है, पढ़ा था ना हमने, कैपिटल आर इज अ डोमिनेंट जीन। और कैपिटल आर की वजह से प्लांट क्या बनने वाला है, राउंड बनने वाला है। तो यहाँ सीड जो बनने वाला है वो क्या बनने वाला है, राउंड बनने वाला है। और अगर हम बात करें कैपिटल वाई और स्मॉल वाई दोनों प्रेजेंट है, तो यहाँ पर भी कैपिटल वाई का कैरेक्टर दिखाई देगा, ठीक है, क्योंकि ये डोमिनेंट जीन है। तो कैपिटल वाई क्या बना रहा है, येलो बना रहा है। तो यहाँ पर क्या बनने वाला है, प्लांट सीड जो है क्या बनने वाला है, राउंड बनने वाला है और येलो बनने वाला है, ठीक है। तो सीड राउंड होगा और येलो होगा। तो देख रहे होंगे आपसे किस तरह से चेंज आ गया, यहाँ से एक कैरेक्टर लिया गया, कौन सा कैरेक्टर आ गया, राउंड आ गया, और यहाँ से एक कैरेक्टर आया जो कि सीड क्या बन गया, येलो बन गया, है ना, राउंड एंड येलो आ गया। तो यहाँ पर फर्स्ट जनरेशन में कुछ इस तरह का चेंज जो है वो देखा गया, ठीक है। अगर बात करते हैं हम सेकंड जनरेशन की, अब इसी को रिप्रोड्यूस कराते हैं बिल्कुल सेम इसी टाइप से, ठीक है। तो जब इसको रिप्रोड्यूस कराएंगे तो देखिए किस तरह से रिप्रोडक्शन जो है इनके बीच में होगा और कैसे जीन डिस्ट्रीब्यूट होंगे। तो जीन को डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए देखिए क्या कर सकते हैं हम, यहाँ पर ऐसे लीजिए, कैपिटल आर था, कैपिटल आर को कैपिटल वाई के साथ भेज दीजिए, कैपिटल आर को कैपिटल वाई के साथ, तो एक जीन इस तरह से बन जाएगा यहाँ पर, ठीक है। ये वाला कैपिटल आर कैपिटल वाई के साथ भेज दिया, ठीक है। और इसी स्मॉल आर को कैपिटल वाई के साथ भेज दीजिए, स्मॉल आर कैपिटल वाई हो गया, ठीक है, इसी तरह। और अब दोबारा यही सेम प्रोसेस करना है अगले जीन के साथ, ठीक है। तो यहाँ पर अब कैपिटल आर को किसके साथ भेज दीजिए, स्मॉल वाई के साथ, हो गया, और स्मॉल आर को स्मॉल वाई के साथ, ठीक है। तो इस तरह से कंप्लीट सेट बन जाएगा। और इसी सेट को ना आप बिल्कुल सेम इसी सेट को यहाँ पर भी लिख लीजिए, ठीक है, इस तरह से। तो इस तरह से आप पे अब जीन बनाने के मतलब इस तरह से आप मल्टीप्लाई करके अब जीन बना सकते हैं, ठीक है। तो अब समझते हैं जीनोटाइप किस किस टाइप के बनेंगे, ठीक है। तो इसको सिंपली हमने मल्टीप्लाई करा था, ठीक है, आर था अपने पास और कैपिटल वाई स्मॉल वाई था, ठीक है। इसको इससे किया, इसको इससे किया, इसको इससे किया, इसको इससे किया, ये बन गए अपने पास, ठीक। और यहाँ पर भी इसी तरह बन जाएंगे ये जीन। अब इन दोनों जीन को एक साथ लेंगे, ठीक है, इस वाले जीन को और इस वाले जीन को। तो यहाँ पर देखिए क्या देखा जाएगा, कैपिटल आर और कैपिटल वाई है, कैपिटल आर कैपिटल वाई, तो अपने पास ऐसा जीन आ जाएगा कैपिटल आर कैपिटल वाई। अब यहाँ से एक जीन लेना है हमको, ये वाला जीन एक ये उठाना है और एक जीन ये लेना है। तो यहाँ पर क्या बन जाएगा, ये देखिए सीड्स की अगर बात करते हैं तो यहाँ पर अगर हम बात करते हैं कैपिटल आर कैपिटल वाई प्रेजेंट है, तो कैपिटल आर का कैरेक्टर यहाँ पर दिखाई देगा जो कि राउंड था। इसी तरह कैपिटल वाई का कैरेक्टर दिखाई देगा जो येलो था, जो सीड बनने वाला है वो राउंड एंड येलो बनने वाला है। तो चलिए सीड इसी तरह आप लोग बताएं, मतलब आप लोग भी गेस करेंगे कि किस तरह कौन सा सीड जो है नेक्स्ट बनने वाला है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं, यहाँ पर कैपिटल आर स्मॉल आर आया, यहाँ से आया कैपिटल आर आया, यहाँ से स्मॉल आर आया, ठीक है। आर की तो बात हो गई, और यहाँ से कैपिटल वाई आया है और यहाँ से भी कैपिटल वाई। तो इस तरह का यहाँ पर जीन देखने को मिला, ठीक है। इस तरह से आप बना सकते हो सारे जीन, ठीक है। इसी तरह इसको भी बना सकते हो आगे। तो चलिए इसको समझते पहले। तो यहाँ पर अब किस तरह का जो सीड बनने वाला है, पहली चीज़ देखिए कैपिटल आर प्रेजेंट है। कैपिटल आर का मतलब क्या है, सीड कैसा बनने वाला है, राउंड बनने वाला है ना, राउंड बनेगा ना, क्योंकि डोमिनेंट कैरेक्टर है। स्मॉल आर तो दिखेगा नहीं क्योंकि ये रिसेसिव है, सॉरी ये वाला जो स्मॉल आर है ये रिसेसिव है, ये नहीं दिखेगा, ये वाला जीन दिखाई नहीं देगा। अगर कैपिटल आर प्रेजेंट है तो कैपिटल आर का ही कैरेक्टर अपन को दिखेगा। तो यहाँ पर कैपिटल आर है और यहाँ पर
स्मॉल आर है तो इसका जीन का कैरेक्टर दिखाई नहीं देगा, लेकिन इसमें ये कैरेक्टर भी प्रेजेंट है लेकिन इसके शो नहीं होगा क्योंकि डोमिनेंट प्रेजेंट है यहाँ। अब यहाँ देखिए कैपिटल वाई का कैरेक्टर दिखेगा येलो, तो यहाँ पर क्या बनने वाला है, राउंड एंड येलो बनेगा। तो इसी तरह आगे बनेंगे, तो ये किस तरह का सीड बनेगा गेस करिए। कैपिटल आर राउंड बना रहा है, कैपिटल वाई येलो बना रहा है, तो राउंड एंड येलो अगेन। फिर यहाँ पर भी देखिए कैपिटल आर, इसको मल्टीप्लाई कर करके बना सकते हैं आप ऐसे, ठीक है। यहाँ से देखिए कैपिटल आर आ गया, स्मॉल आर, और कैपिटल वाई स्मॉल वाई। हमेशा कैपिटल वाले को आगे लिखना है और स्मॉल को पीछे, ठीक है। तो यहाँ पर किस तरह का सीड बनने वाला है, कैपिटल आर प्रेजेंट है, कैपिटल वाई प्रेजेंट है, तो ये भी राउंड एंड येलो बनेगा। सेम यहाँ पर देखिए कैपिटल आर है, कैपिटल वाई है, तो राउंड एंड येलो। अब यहाँ पर देखिए अब हो गया चेंज, अब चेंज आ गया किस तरह से, अब यहाँ पर जीन जो हो रहे हैं ना अलग, मतलब असॉर्ट हो रहे हैं अलग अलग तरीके से। अब क्या हो रहा है यहाँ पर देखिए कैपिटल स्मॉल आर है, स्मॉल आर दोनों स्मॉल आर प्रेजेंट है, मतलब दोनों रिसेसिव जीन है। तो रिसेसिव का मतलब ये होता है कि रिसेसिव की प्रॉपर्टीज दिखाई देंगी, है ना, रिसेसिव ट्रेट है ना ये। तो रिसेसिव में जब दोनों के दोनों रिसेसिव होते हैं तब इसका करेक्टर दिखाई देता है। तो स्मॉल आर कितना हो जाएगा, स्मॉल आर की बात करें तो रिंकल्ड बनने वाला है सीड, और कैपिटल वाई है, कैपिटल वाई क्या बनाएगा, येलो, ठीक है। तो हमें दो ही चीज़ें तो देखनी है इसमें, एक तो सीड का शेप देखना है, शेप कैसा बन रहा है, और दूसरा देखना हमें इसमें इसका कलर। तो शेप तो हो गई रिंकल्ड और कलर हो गया येलो, तो ये बनेगा कैसा, रिंकल्ड एंड येलो, ठीक है। तो चलिए अगला देखते हैं। यहाँ पर कैपिटल आर आ गया और कैपिटल वाई राउंड एंड येलो बन गया दोबारा, ठीक है। क्या स्मॉल वाई कैपिटल वाई, तो राउंड एंड येलो रिंकल्ड एंड येलो बन गया, स्मॉल आर की वजह से रिंकल्ड और कैपिटल वाई की वजह से, ठीक है, येलो। इसी तरह देखिए कैपिटल आर तो मतलब राउंड बनने वाला है, और कैपिटल वाई स्मॉल वाई राउंड एंड येलो। अगेन आगे देखते हैं कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई क्या बनने वाला है, राउंड एंड येलो। चलिए अभी ये समझते हैं। यहाँ देखिए कैपिटल आर है मतलब राउंड बनने वाला है सीड, और स्मॉल वाई है तो क्या बनेगा, तो ये बनने वाला है स्मॉल वाई ग्रीन, तो राउंड एंड ग्रीन। देखिए नई वैरायटी आ गई अब यहाँ पर भी एक, ठीक है। इसी तरह चलिए आगे देखते हैं, राउंड एंड ग्रीन बनेगा, ठीक है, अगेन, ठीक है। इस तरह से करके आप सभी सीड्स बना सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए अब लास्ट वाली की अगर हम बात करते हैं, यहाँ पर देखिए क्या है, स्मॉल आर स्मॉल वाई, इसका मतलब क्या है, स्मॉल वाई और स्मॉल आर, ये क्या कौन सा सीड बनने वाला है, ये बनने वाला है हमारे पास। देखिए एक स्मॉल आर से आ गया, स्मॉल आर से क्या आ गया, रिंकल्ड, और कैपिटल वाई और स्मॉल वाई से क्या आ गया, स्मॉल वाई यही, ठीक है, स्मॉल वाई। तो स्मॉल वाई से क्या आ गया अपने पास, ग्रीन, तो ये बनने वाला है रिंकल्ड एंड ग्रीन, ठीक है। तो यहाँ पर देखा गया इस तरह का शेप देखा गया, रिंकल्ड एंड ग्रीन, ठीक है। तो यहाँ पर सबसे अलग ना वैसे यही है ना। पेयर की अगर बात करें तो किस तरह से F2 जनरेशन में क्या क्या बन रहा है, देखिए सेकंड फीलियल जनरेशन में राउंड एंड येलो कितने 9 सीड्स हैं, 9 सीड राउंड एंड येलो। रिंकल्ड सील्ड है, रिंकल्ड एंड येलो है 3, ठीक है, राउंड एंड ग्रीन है 3, और रिंकल्ड एंड ग्रीन कितने हैं, एक ही सीड ऐसा था जो रिंकल्ड और ग्रीन था। फिनोटाइप की रेशो की बात करें तो यही सेम रेशो यहाँ पर फिनोटाइप में भी दिखाई दिया, ठीक है, 9:3:1, ठीक है। तो इस तरह का रेशो दिखाई दिया। तो इस तरह से आप सीड्स के बारे में जो है मेंडल ने एक्सपेरिमेंट्स किए, सीड का शेप और सीड का कलर कैसे डिसाइड हो सकता है। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन का बटन दबाएं और इसे अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। चलिए दोस्तों आगे समझते हैं लॉ ऑफ इनहेरिटेंस के बारे में। क्या था ये लॉ ऑफ इनहेरिटेंस, और मेंडल ने 3 तरह के जो थे ये लॉ ऑफ इनहेरिटेंस दिए थे। तो चलिए देखते हैं। तो यहाँ पर देखिए पहला लॉ था लॉ ऑफ डोमिनेंस, और जिसके बाद हमने नेक्स्ट लॉ देखा लॉ ऑफ सेग्रीगेशन एंड लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। तो जैसा कि अभी हमने पढ़ा ना किस तरह से मेंडल ने एक्सपेरिमेंट किए है ना, प्लांट की हाइट को लेकर एक ट्रेट उसने हाइट लिया जिसमें टॉल प्लांट लिए थे, शॉर्ट प्लांट लिए थे, दोनों को रिप्रोड्यूस करवाया। इसी तरह फिर उन्होंने एक और एक्सपेरिमेंट करा सीड्स को लेके, है ना, जो मटर के पौधे थे उनके बीज जो थे, जो सीड्स थे, उन सीड्स पे उन्होंने क्रॉस रिप्रोडक्शन कराया टाइप्स ऑफ सीड्स में, है ना। उन्होंने राउंड एंड ग्रीन, रिंकल्ड एंड येलो सीड्स लिए, फिर उनको रिप्रोड्यूस कराया और किस तरह के प्रोजेनी मिले। तो उन्हीं बेसिस पे उन्होंने मेंडल ने क्या करा, ये 3 तरह के लॉ दिए। तो समझते हैं सबसे पहले लॉ के बारे में जो कि है लॉ ऑफ डोमिनेंस। देखिए अलील कैन बी, लॉ ऑफ डोमिनेंस क्या कहता है, अलील कैन बी डोमिनेंट और रिसेसिव। कोई भी अलील है वो डोमिनेंट भी हो सकता है और रिसेसिव भी हो सकता है। जैसे कि मान लीजिए एक जीनोटाइप लेते हैं हम, कैपिटल टी एंड स्मॉल टी। तो इसमें 2 टाइप के अलील हैं, आपको दिखाई दे रहे होंगे। एक अलील है जो कैपिटल लेटर में है और एक है जो स्मॉल लेटर में। जो कैपिटल लेटर में है कैपिटल टी, वो प्लांट को क्या बनाता है, टॉल बनाता है ना। और एक स्मॉल टी है जो प्लांट को क्या बनाता है, शॉर्ट बनाता है ना। तो ये 2 टाइप के यहाँ पर अलील हमारे पास है एक जीनोटाइप के अंदर, एक सिंगल जीनोटाइप के अंदर, ठीक है। तो अलील कैन बी, ये अलील ना ये एक
रिसेसिव भी हो सकते हैं और दोनों के दोनों ये रिसेसिव हो सकते हैं, दोनों के दोनों डोमिनेंट हो सकते हैं, या एक रिसेसिव एक डोमिनेंट। तो इस तरह का यहाँ पर कॉम्बिनेशन जो है देखा जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर इन हेट्रोजाइगस द डोमिनेंट जीन डिस्प्ले देयर ट्रेट्स इररिस्पेक्टिव ऑफ द प्रेजेंस ऑफ द अदर रिसेसिव जीन। मतलब देखिए क्या है, कह रहा है कि हमेशा ना डोमिनेंट कैरेक्टर ही शो होगा। जब अगर मान लीजिए कोई भी आपने जीनोटाइप बनाया, उस जीनोटाइप में कौन सा कैरेक्टर शो होगा, ये कौन चीज डिपेंड करेगी, ये कैरेक्टर डिपेंड करेगा कौन सा डोमिनेंट है कौन सा रिसेसिव। अगर डोमिनेंट और रिसेसिव दोनों प्रेजेंट हैं किसी भी अलील के अंदर, जैसे कि ये प्लांट के अंदर क्या है, डोमिनेंट भी है टॉल बना रहा है जो, और रिसेसिव भी है जो शॉर्ट बना रहा है, तो हमेशा डोमिनेंट और रिसेसिव अगर दोनों प्रेजेंट होंगे तो हमेशा डोमिनेंट का ही कैरेक्टर शो होगा, ठीक है। तो ये प्लांट क्या बनने वाला है, टॉल बनेगा, ठीक है। जैसे कि यहाँ पर देखिए इसमें दो टाइप के जीन है, ये कैपिटल टी स्मॉल टी, लेकिन यहाँ पर प्लांट क्या बन रहा है, प्लांट क्या बन रहा है, टॉल बन रहा है, ठीक है। इसी तरह से यहाँ पर भी कैपिटल टी है, तो यहाँ पर प्लांट टॉल बनता है। अगर हम इनको रिप्रोड्यूस कराते हैं इन दो प्लांट्स को, तो चलिए देखते हैं हमारे पास किस तरह के जीनोटाइप्स आएंगे। देखिए हेट्रोजाइगस जीनोटाइप्स की अगर बात करते हैं तो यहाँ पर जैसे वर्ड आया था हेट्रोजाइगस, तो हेट्रोजाइगस का मतलब होता है ऐसे जीन, मतलब ऐसे जीनोटाइप जिसमें दो डिफरेंट जीन हो अलग अलग, ठीक है। मतलब यहाँ पर क्या है कि एक अलील कैपिटल टी है, एक अलील स्मॉल टी है, तो दो डिफरेंट अलील अगर आ जाते हैं तो उसको हम बोलते हैं हेट्रोजाइगस जीनोटाइप। तो दोनों के दोनों ये हेट्रोजाइगस जीनोटाइप्स है, कैपिटल टी स्मॉल टी एंड कैपिटल टी स्मॉल टी। चलिए इनके बीच में रिप्रोडक्शन कराते हैं तो देखते हैं क्या बनता है। देखिए कैपिटल टी को पहले कैपिटल टी के साथ भेजेंगे तो कैपिटल टी बनेगा, कैपिटल टी को फिर स्मॉल टी के साथ तो कैपिटल टी स्मॉल टी को कैपिटल टी के साथ तो कैपिटल टी स्मॉल टी, एंड स्मॉल टी को स्मॉल टी के साथ भेजेंगे तो स्मॉल टी। तो यहाँ पर देखा गया कुछ इस तरह का पैटर्न देखा जाता है कि ये दो प्लांट, ये तीनों प्लांट टॉल बनते हैं और ये शॉर्ट। इस तरह के ये जो देख रहे हो आप, ये जीन कैसा है, दोनों के दोनों जीन एक जैसे हैं, तो इनको बोला जाता है, इनको बोलते हैं, जैसे ये हेट्रोजाइगस थे तो ये क्या होते हैं, होमोजाइगस, क्योंकि इसमें दोनों अलील सेम है। इसी तरह इसमें भी दोनों अलील सेम है तो ये होमोजाइगस। होमोजाइगस की बात करें तो यहाँ पर लॉ ऑफ डोमिनेंस मैंने बताया किसके लिए, हेट्रोजाइगस के लिए। हेट्रोजाइगस क्या है यहाँ पर, ये दोनों हेट्रोजाइगस है। अब हेट्रोजाइगस क्यों है, क्योंकि इनमें दोनों अलील डिफरेंट है ना, एक कैपिटल एक स्मॉल। अब कैपिटल स्मॉल अगर दोनों आ जाते हैं तो हमेशा कैपिटल लेटर वाला जो जीन होगा उसी का कैरेक्टर दिखाई देगा। और ये कैपिटल लेटर वाला टी है, कैपिटल टी क्या बना रहा है, प्लांट को टॉल बना रहा है, तो ये प्लांट टॉल था, ये भी प्लांट टॉल था। तो आप इस तरह से समझ सकते हैं लॉ ऑफ डोमिनेंस को। लॉ ऑफ डोमिनेंस सिंपली यही कहता है, अगर एक जीनोटाइप के अंदर कोई भी जीनोटाइप है, जैसे कैपिटल टी स्मॉल टी, तो इस पूरे जीनोटाइप में अगर कैपिटल टी भी प्रेजेंट है और स्मॉल टी भी प्रेजेंट है तो हमेशा कैपिटल लेटर वाला जो जीन है उसका कैरेक्टर शो होगा। तो ये बताता है हमें लॉ ऑफ डोमिनेंस। चलिए दोस्तों देखते हैं अपने नेक्स्ट लॉ के बारे में, जो कि है लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। देखिए लॉ ऑफ सेग्रीगेशन का मतलब क्या होता है, लॉ ऑफ प्योरिटी ऑफ गैमेट भी कहा जाता है इसको, ठीक है। चलिए समझते हैं। व्हेन गैमेट्स आर फॉर्म्ड, जब गैमेट्स बनना शुरू होते हैं ना, गैमेट्स बनते हैं, तो ईच अलील ऑफ द वन पेरेंट सेग्रीगेट रैंडमली इनटू द गैमेट्स एंड सच दैट हाफ ऑफ द पेरेंट्स गैमेट कैरी ईच अलील। मतलब जो हर एक अलील जो बना हुआ है उसमें हाफ जो है गैमेट्स पेरेंट्स आएंगे, ठीक है। एक मेल पेरेंट्स है, एक फीमेल पेरेंट्स है, मतलब दो भी जो पेरेंट प्लांट है, पेरेंट ऑर्गेनिज्म है, पेरेंट प्लांट है, तो उनमें से हर एक पेरेंट से एक एक अलील जो है वो सेग्रीगेट होगा। सेग्रीगेशन का मतलब बेसिकली ना क्या होता है, सेपरेशन। सेपरेशन मतलब चीज़ों का बढ़ जाना है ना, मतलब बढ़ जाना। यहाँ पर भी क्या होंगे, अलील्स जो है वो कैसे डिस्ट्रीब्यूट होते हैं, कैसे बढ़ते हैं, उनके बारे में सीखेंगे, ठीक है। और लॉ ऑफ प्योरिटी ऑफ गैमेट क्यों कहा जाता है इसको ये भी समझेंगे। एंड ईच अलील कंटेन इट्स डिस्टिंक्ट ट्रेट्स इन इंडिविजुअल। कोई भी इंडिविजुअल है उसके अंदर अलील का काम क्या है, एक डिफरेंट प्रॉपर्टी कैरी करना है ना। अलील क्या करता है, जैसे कैपिटल टी स्मॉल टी था तो कैपिटल टी का काम क्या था, इस अलील का काम क्या था, प्लांट को टॉल बनाने का, इसका काम क्या था, प्लांट को शॉर्ट बनाने का। तो ईच अलील कंटेन इट्स डिस्टिंक्ट ट्रेट्स इन इंडिविजुअल, है ना, एक डिस्टिंक्ट ट्रेट मतलब कैरी ये करता है। तो चलिए समझते हैं आगे इसके बारे में। ओनली एप्लीकेबल फॉर मोनोहाइब्रिड क्रॉस। मोनोहाइब्रिड क्रॉस में ये देखा जाता है। मोनोहाइब्रिड क्रॉस अगर बात करें तो देखिए जेनेटिक क्रॉस बिटवीन होमोजाइगस हो सकता है, हेट्रोजाइगस हो सकता है, उनके बीच में क्या होना चाहिए, सिंगल ट्रेट। सिंगल ट्रेट के बीच में अगर क्रॉस हो रहा है, मतलब दो स्पीशीज के बीच में सिंगल ट्रेट के साथ, जैसे सिंगल ट्रेट यहाँ पर क्या है, हाइट है ना, यहाँ पर एक ट्रेट लिया हुआ है हमने, क्या लिया हुआ है, हाइट। हाइट के अकॉर्डिंग कर रहे हैं। तो यहाँ पर देखिए एक यहाँ पर जीन है कैपिटल टी जो प्लांट को क्या बना रहा है, टॉल बना रहा है। एक स्मॉल टी है, दोनों रिसेसिव जीन है और दोनों के दोनों कैसे ये
ये अगर देखें तो होमोजाइगस जीनोटाइप्स हैं। अब होमोजाइगस जीनोटाइप्स के बीच में जब क्रॉस कराया जाता है तो हमें देखा हमने कुछ इस तरह का हमें रिजल्ट जो है मिलता है, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए एक बात बताइए, जीन की अगर बात करते हैं कैपिटल टी, ठीक है, और स्मॉल टी, तो ये जीन क्या हो रहे हैं, सेपरेट हो रहे हैं। किस तरह से सेपरेट हो रहे हैं, देखिए कैपिटल टी के साथ फिर क्या चला गया, यहाँ पर कैपिटल टी के साथ आ गया स्मॉल टी, है ना, कुछ इस तरह का बन गया। अगर कैपिटल टी के साथ फिर क्या आ गया, ये वाला अगेन ये वाला जो कैपिटल टी था इसके साथ ये वाला स्मॉल टी आ गया। अगर हम बात करें इसके साथ ये वाला कैपिटल टी था तो इसके साथ ये कैपिटल टी स्मॉल टी आ गया, और इसके साथ ये कैपिटल टी स्मॉल टी आ गया। तो यहाँ पर इस तरह से जीन जो है सेपरेट हो रहे हैं। देखिए कैसे, अगर हम डेफिनेशन की यहाँ पर बात करते हैं तो देखिए क्या कह रहा था, व्हेन गैमेट आर फॉर्म्ड, जब ये गैमेट्स बनना शुरू होते हैं, ठीक है, जब ये गैमेट्स बनते हैं तो ये गैमेट्स क्या करते हैं, जो ये गैमेट बन रहे हैं, ईच अलील ऑफ वन पेरेंट, ईच अलील है, ये सब अलील है, कैपिटल टी, स्मॉल टी, हर एक अलील एक पेरेंट से सेग्रीगेट होता है, सेपरेट होता है ना। जैसे कि एक अलील हमने इस पेरेंट से लिया तो एक अलील हमने इस पेरेंट से लिया, तो इसको सेग्रीगेशन कहा जाता है। हमेशा सेग्रीगेशन देखा जाता है, ठीक है। ये एक तरह से बोले लॉ ऑफ सेग्रीगेशन जो है यूनिवर्सली एक्सेप्टेड है, क्योंकि ये हर ऑर्गेनिज्म में देखा जाता है। हमेशा क्या होगा कि into the gamete and such that half of the parents gamete carry each allele, मतलब हर एक अलील में आप देखेंगे कि हाफ अलील जो है इसका, एक हाफ अलील इस वाले पेरेंट्स से आया है, ठीक है, ये वाले पेरेंट्स से आया है, और हाफ अलील इसका इस वाले पेरेंट्स से आया है। तो इस तरह के लॉ को बोला जाता है लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। मतलब जब भी गैमेट फॉर्मेशन होगी, जाइगोट फॉर्म होगा, जाइगोट फॉर्म होने के बाद हर एक मतलब पेरेंट से एक अलील ट्रांसफर होगा, एक अलील सेपरेट होगा, इसी को बोला जाता है। मतलब उसकी आइडेंटिटीज हमेशा बनी रहती है, ठीक है। जैसे कि यहाँ पर देखिए ये कैपिटल टी स्मॉल टी है, तो एक बात बताइए, ये प्लांट तो वैसे टॉल है, लेकिन क्या इसके अंदर शॉर्ट वाले प्रॉपर्टीज हैं या नहीं है, कैरेक्टर्स हैं या नहीं है, हैं। इसमें शॉर्ट वाले कैरेक्टर्स भी हैं, मतलब कभी भी इसकी आइडेंटिटी जो है वो जाने वाली नहीं है। इसके अंदर ये आइडेंटिटी हमेशा बनी रहेगी कि ये प्लांट टॉल भी हो सकता है और ये शॉर्ट भी। तो यहाँ पर अभी डोमिनेंट का जीन है तो इसलिए डोमिनेंट कैरेक्टर दिखाई दे रहा है, लेकिन इसका ऐसा नहीं है, रिसेसिव जीन आगे कभी दिखाई नहीं देगा, रिसेसिव जीन भी इसके साथ साथ ये चलता रहेगा, ठीक है। तो आगे वाली जनरेशन में ये जीन हमेशा दिखाई देगा, मतलब ये प्योरिटी जो है इसकी बनी रहेगी हमेशा के लिए, ठीक है। तो इस तरह के जो है ईच अलील कंटेन इट्स डिस्टिंक्ट ट्रेट इन इंडिविजुअल, हमेशा एक डिस्टिंक्ट कैरेक्टर रहता है, लेकिन लॉ ऑफ डोमिनेंस के अकॉर्डिंग जो जैसे कि अगर कैपिटल टी आ गया तो उसका कैरेक्टर वहाँ पर शो हो जाता है, लेकिन स्मॉल टी का कैरेक्टर शो नहीं होगा, लेकिन वो एज इट इज़ बना रहेगा उस प्रोजनी के अंदर, उस जनरेशन के अंदर। चलिए दोस्तों देखते हैं अपने नेक्स्ट लॉ के बारे में, जो कि है लॉ ऑफ इनहेरिटेंस। तो समझ, लॉ ऑफ इनहेरिटेंस में हम पढ़ने वाले हैं लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट के बारे में। तो चलिए समझते हैं। तो लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट ये ओनली एप्लीकेबल होता है किसके लिए, डाई हाइब्रिड क्रॉस के बारे में। अगर डाई हाइब्रिड की बात करें, अभी इससे पहले वाली वीडियो में हमने देखा मोनो हाइब्रिड। मोनो में क्या होता था, एक हम सिंगल ट्रेट को लेकर चलते थे। सिंगल ट्रेट मतलब वहाँ पर क्या सिंगल ट्रेट था, वो हाइट ऑफ प्लांट देख रहे थे ना, तो एक सिंगल ट्रेट था हाइट, है ना, टॉल बना रहा था, शॉर्ट बना रहा था। हाइट में भी दो तरह के जीन जो है वर्क कर रहे थे, जो एक कैपिटल टी था जो टॉल बना रहा था, स्मॉल टी जो था शॉर्ट बना रहा था, तो ये हाइट से रिलेटेड था। लेकिन अगर बात करें डाई हाइब्रिड क्रॉस की, तो डाई हाइब्रिड क्रॉस में दो तरह के कैरेक्टर्स को लेकर चलेंगे, ठीक है। दो कैरेक्टर्स हो सकते हैं, जैसे कि मान लीजिए यहाँ पर हमने एक मटर का सीड लिया हुआ है, ठीक है, मटर का सीड है, पी सीड्स है। तो यहाँ पर देखिए ये किस टाइप का है, एक तो ये राउंड है और एक ग्रीन है। राउंड और ग्रीन बता रहा है, इसके दो ट्रेट्स के बारे में बता रहा है। पहला ट्रेट क्या है, इसका शेप है ना, राउंड शेप का है, शेप हो गया इसका, ट्रेट हो गया, ठीक है। और दूसरा ट्रेट क्या है इसका, ग्रीन मतलब इसका कलर। इसका एक तो हो गया ट्रेट, क्या हो गया, ये राउंड बन रहा है और दूसरा ग्रीन बन रहा है, मतलब एक तो इसका शेप हो गया, शेप एंड कलर, ठीक है। शेप एंड कलर जो हो गया, तो दो तरह की यहाँ पर ट्रेट्स को, अगर ट्रेट्स के बीच में अगर मतलब ऐसे इंडिविजुअल जिसमें दो ट्रेट्स हैं उनमें रिप्रोडक्शन कराया जाता है, तो उसको डाई हाइब्रिड क्रॉस कहते हैं। तो चलिए समझते हैं यहाँ पर कि लॉ ऑफ ये किस तरह से लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट को समझ सकते हैं। मान लीजिए यहाँ पर एक और हमने सीड ले लिया जो कि रिंकल्ड एंड येलो सीड है, एक राउंड एंड ग्रीन एंड एक रिंकल्ड एंड ग्रीन। जितने भी कैपिटल लेटर वाले यहाँ पर वर्ड है ना, उन सबको बोला जाता है डोमिनेंट जीन कहा जाता है। आपने समझा होगा अभी लास्ट वीडियो में, ठीक है। कैपिटल लेटर वाले डोमिनेंट जीन होते हैं और स्मॉल लेटर वाले जो जीन होते हैं उनको रिसेसिव जीन या रिसेसिव ट्रेट कहा जाता है, ठीक है। मतलब यही जीन एक ट्रेट्स कैरी करते हैं। जैसे कि अगर ट्रेट्स की बात करते हैं तो जैसे कि कैपिटल आर है, कैपिटल आर क्या बना रहा है, प्लांट जो सीड्स हैं उनको क्या बना रहा है, राउंड बना रहा है ना। और इसी तरह अगर बात करते हैं हम किसकी,
क्या स्मॉल आर वाले की, तो स्मॉल आर क्या बना रहा है, उसको रिंकल्ड बना रहा है। इसी तरह कैपिटल वाई क्या बना रहा है, कैपिटल वाई बना रहा है यहाँ पर येलो बना रहा है, और स्मॉल वाई क्या बना रहा है, ग्रीन बना रहा है। ठीक है, तो इस तरह के जो हैं ट्रेड्स देखे जाते हैं डाईहाइब्रिड क्रॉस में, मतलब दो टाइप के ट्रेड्स देखे जाते हैं। ठीक है, और इनमें भी अलग अलग टाइप के दो टाइप के जीन है, जो कि राउंड एंड रिंकल बना रहा है और ग्रीन एंड येलो बना रहा है। ठीक है, तो चलिए समझते हैं इसके बारे में। लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट क्या है। जीन्स फॉर डिफरेंट ट्रेड्स आर सॉर्टेड सेपरेटली, मतलब देखिए जीन्स ऑफ डिफरेंट ट्रेड, अलग अलग डिफरेंट ट्रेड्स के जो जीन्स हैं, मतलब यहाँ पर दो तरह के जीन्स हो गए। कौन कौन से, एक तो जीन हो गया जो एक तो राउंड बना मतलब शेप वाला जीन हो गया, और दूसरा जीन कौन सा है, कलर वाला जीन है। आर सॉर्टेड सेपरेटली, ये हमेशा ना अलग अलग सेपरेट होंगे फ्रॉम वन अनदर सो दैट द इनहेरिटेंस ऑफ द वन ट्रेड इज नॉट डिपेंडेंट ऑन द इनहेरिटेंस ऑफ द अनदर। मतलब देखिए सीधी सी बात ये कह रहा है कि एक जो ट्रेड है ना दूसरे वाले ट्रेड पे डिपेंडेंट नहीं है। मतलब जैसे कि अगर मैं बात करता हूँ, यहाँ पर दो तरह के आपको ट्रेड्स दिखाई दे रहे होंगे, राउंड एंड ग्रीन। तो ये राउंड जो है ना, ये राउंड कहीं से भी ना इस ग्रीन पे डिपेंडेंट नहीं है। ऐसा मतलब ऐसा मतलब पॉसिबल नहीं है, मतलब ऐसा ही हमेशा ऐसा ही नहीं देखा जाएगा कि राउंड वाला जो सीड है वो हमेशा ग्रीन बने। ठीक है, तो ऐसा मतलब हमेशा पॉसिबल नहीं है। ठीक है, कभी कभार देखा जाएगा राउंड ग्रीन बन रहा है, लेकिन राउंड वाला सीड येलो भी बन सकता है, मतलब ये इंडिपेंडेंट रहता है। ठीक है, ये चारों के चारों जीन जो है ना यहाँ पर दिख रहे हैं, ये राउंड, ग्रीन, रिंकल्ड, येलो, ये चारों जीन आपस में ना इंडिपेंडेंट है, कोई भी किसी के साथ भी जीन जा सकता है। तो यही कहता है लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। तो चलिए और ब्रीफली समझते हैं इसको, देखते हैं। यहाँ पर देखिए इन दोनों के बीच में रिप्रोडक्शन कराया, तो लॉ ऑफ सेग्रीगेशन क्या कहता है, एक एक गैमेट आने वाला है ना, यहाँ से एक गैमेट आएगा जो कि कैपिटल आर आ गया, यहाँ से एक आएगा स्मॉल वाई आ गया। इसी तरह से यहाँ पर देखेंगे तो गैमेट फॉर्मेशन कैसे होगी, गैमेट यहाँ पर क्या हुआ, गैमेट कौन सा बना, कैपिटल आर स्मॉल वाई। यहाँ पर गैमेट कौन सा बनेगा, स्मॉल आर एंड कैपिटल वाई। एक एक ले लिया, इन दोनों में से एक एक जीन ले लिया। अब इन दोनों को जाइगोट बनेगा, जाइगोट बनने के बाद क्या बनेगा, कैपिटल आर स्मॉल आर एंड कैपिटल वाई एंड स्मॉल वाई। तो यहाँ पर देखिए ये सीड किस तरह का बन गया, राउंड एंड येलो बन गया, है ना, राउंड एंड येलो। अब राउंड एंड येलो की अगर बात करें हम, यहाँ पर देखिए ये कैपिटल आर प्रेजेंट था, तो कैपिटल आर की वजह से लॉ ऑफ डोमिनेंस पढ़ा था ना अभी हमने। लॉ ऑफ डोमिनेंस में क्या था कि किस तरह से जो सीड है, कोई भी सीड है किस तरह से मतलब डोमिनेंट कैरेक्टर को शो करता है हमेशा। ठीक है, तो यहाँ पर डोमिनेंट कैरेक्टर जो है स्मॉल कैपिटल आर भी है, स्मॉल आर भी है, कैपिटल आर राउंड बना रहा है, स्मॉल आर रिंकल्ड, तो यहाँ पर हमेशा डोमिनेंट कैरेक्टर ही दिखाई देगा। तो इसी तरह यहाँ पर येलो बन रहा है, तो कैपिटल वाई स्मॉल वाई दोनों थे, तो कैपिटल वाई वाला कैरेक्टर हमेशा दिखाई देगा जब दोनों जीन प्रेजेंट होंगे। ठीक है, तो लॉ ऑफ डोमिनेंस में पढ़ा, तो मतलब इसमें आप लॉ ऑफ सेग्रीगेशन भी देख सकते हैं और लॉ ऑफ डोमिनेंस भी देख सकते हैं। तो चलिए समझते हैं। इसके बाद दोबारा इसमें क्रॉस कराया जाता है सेम सीड्स के साथ। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए किस तरह से आप बना सकते हैं आप। ठीक है, तो यहाँ पर क्या करेंगे, आप जीन को देखिए कैसे सेपरेट करना है। यहाँ पर ये कैपिटल वाई कैपिटल आर कैपिटल वाई के साथ चला जाएगा। ठीक है, मान लीजिए कैपिटल वाई कैपिटल वाई कैपिटल आर कैपिटल वाई के साथ चला गया। इसी तरह बिल्कुल सेम स्मॉल आर कैपिटल वाई के साथ चला गया। ठीक है, स्मॉल आर कैपिटल वाई के साथ, कैपिटल आर स्मॉल वाई के साथ चला गया, कैपिटल आर स्मॉल वाई के साथ, और ये स्मॉल आर कैपिटल स्मॉल वाई के साथ चला गया। ठीक है, तो मल्टीप्लिकेशन है, सिंपली आप कर सकते हैं इसको, और बिल्कुल सेम जीन आप इस तरह ही यहाँ पर ले सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर ले लिए। अब यहाँ पर पहला वाला जो जीनोटाइप बनने वाला है वो देखिए क्या बनेगा, कैपिटल आर और कैपिटल वाई, कैपिटल आर और कैपिटल वाई बनेगा। अब ये बताइए ये किस तरह का जीन होगा, किस तरह का मतलब फिनोटाइप किस तरह का बनेगा, इसका सीड कैसा बनेगा, फिनोटाइप क्या रहेगा इसका। तो अगर देखिए कैपिटल आर है और कैपिटल वाई है, तो कैपिटल आर का कैरेक्टर हमेशा दिखाई देने वाला है, यहाँ पर कैपिटल आर प्रेजेंट है क्योंकि, और कैपिटल वाई प्रेजेंट है तो येलो, तो राउंड एंड येलो बनने वाला है। ठीक है, सिंपल सी आपको एक चीज डेफिनेशन से ही पता चल रही थी ना, क्या कह रहा था, जीन्स फॉर डिफरेंट ट्रेड्स आर सॉर्टेड सेपरेटली फ्रॉम वन अनदर सो दैट द इनहेरिटेंस ऑफ द वन ट्रेड इज नॉट डिपेंडेंट ऑन द इनहेरिटेंस ऑफ दी अनदर। मतलब राउंड है तो जरूरी नहीं है ग्रीन बनेगा, और रिंकल्ड है तो जरूरी नहीं है येलो बनेगा। आप और भी ना इसी तरह से इसके बना के चेक कर सकते हैं। यहाँ पर देखिए राउंड था लेकिन येलो बन गया, है ना, बन गया ना। तो ये एक तरह का ट्रेड जो है एक कह सकते हो, इसको कहते हैं लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। तो यहाँ पर आप इनके सभी के कैरेक्टर बना सकते हैं इस तरह से। ठीक है, यहाँ पर आप देखेंगे, यहाँ पर देखिए कैपिटल आर आ रहा है, कैपिटल आर आ गया और स्मॉल आर आ गया, तो ये राउंड बनने वाला है ना, कैपिटल आर की प्रॉपर्टी दिखेगी, और स्मॉल वाई है तो ग्रीन बनेगा। तो ये कैसा बनने वाला है, राउंड एंड ग्रीन। ठीक है, जो कि यहाँ पर पेरेंट सीड की तरह बन गया। बिल्कुल सेम आप ऐसा बना सकते हैं। एक सीड आप ये देखिए, ये किस टाइप का सीड बन गया। यहाँ पर तो देखिए मैं कह रहा हूँ सेग्रीगेशन की तो हो गई ऐसी की तैसी, मतलब सेग्रीगेशन गया। जैसे कि यहाँ पर स्मॉल आर है, स्मॉल वाई है, तो स्मॉल आर कहाँ से आ गया, इसमें से आ गया, और
अगर बात करें स्मॉल आर और स्मॉल वाई स्मॉल वाई स्मॉल वाई स्मॉल वाई स्मॉल वाई स्मॉल वाई स्मॉल आर, तो यहाँ पर देखिए राउंड एंड रिंकल्ड एंड ग्रीन बन गया सीड, जो कि मतलब ये वाली प्रॉपर्टी बिल्कुल जा चुकी है अभी सीड के अंदर से, और इसके अंदर भी ये वाली प्रॉपर्टी बिल्कुल मतलब कैपिटल वाई की प्रॉपर्टी जा चुकी है, मतलब डोमिनेंट कैरेक्टर यहाँ पर पूरा कंप्लीटली ही खत्म हो गया। ठीक है, वैसे तो इस लॉ को ना एप्लीकेबल नहीं माना गया, मतलब यूनिवर्सली इसको एक्सेप्ट नहीं किया गया, लेकिन अभी हम हायर क्लासेस में पढ़ेंगे इसके बारे में और भी, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट के बारे में। तो आप इतना ही समझ सकते हैं कि यहाँ पर कोई भी जीन एक दूसरे पर डिपेंडेंट नहीं है, मतलब कोई भी ट्रेट एक दूसरे पर डिपेंडेंट नहीं है, ये होगा तो ये ऐसा हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है, कोई भी अपने तरीके से बदल सकता है। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन का बटन दबाएं और इसे अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। दोस्तों इस वीडियो में आगे हम जानने वाले हैं कि सेक्स डिटर्मिनेशन किस तरह से होता है, मतलब मेल और फीमेल किस तरह से डिसाइड होता है किसी भी ऑर्गेनिज्म के रिप्रोडक्शन के बाद। ठीक है, जो होने वाला बेबी है या होने वाले मतलब जो भी ऑर्गेनिज्म है वो मेल होगा या फीमेल होगा, वो किस चीज़ पर डिपेंड करता है। तो देखिए फैक्टर रिस्पॉन्सिबल फॉर सेक्स डिटर्मिनेशन में जो फैक्टर्स डिपेंड करते हैं वो दो फैक्टर्स हैं, एक तो एनवायरमेंटल कंडीशंस के बारे में और एक जेनेटिक। ठीक है, तो अगर हम बात करते हैं एनवायरमेंटल, तो कुछ ऐसे ऑर्गेनिज्म भी हैं जो एनवायरमेंटल जो हमारे रिलेटेड हैं, एनवायरमेंटल चीज़ें जो हैं उनसे अफेक्ट करता है। ठीक है, जेंडर, मतलब जेंडर डिसाइड होगा किससे, एनवायरमेंट की वजह से। ठीक है, जैसे इन सम एनिमल्स लाइक टेम्परेचर एट विच फर्टिलाइज एग केप्ट डिसाइड द जेंडर, है ना, मतलब किस तरह से जो फर्टिलाइज एग है किस टेम्परेचर में रखा गया है, ठीक है, किस टेम्परेचर में है वो प्रेजेंट है, तो वो जैसे कि वो सिलेक्ट करता है जेंडर को। ठीक है, जैसे कि टर्टल्स के अंदर होता है। लेकिन अगर हम बात करने वाले हैं, हमारे क्लास में जो दिया हुआ है अभी हम पढ़ने वाले हैं जेनेटिक के बारे में, कि जेनेटिकली किस तरह से डिसाइड होता है जेंडर। इन सम एनिमल लाइक ह्यूमन जेंडर ऑफ इंडिविजुअल इज डिटरमाइंड बाय द पेयर ऑफ क्रोमोसोम। पेयर ऑफ क्रोमोसोम के जरिए होता है, जिनको हम सेक्स क्रोमोसोम कहते हैं, डिसाइड द जेंडर। सेक्स क्रोमोसोम के जरिए ही हमारे जो ह्यूमन बींग्स के अंदर जो है वो जेंडर डिसाइड होता है कि होने वाला बच्चा जो होगा वो मेल होगा फीमेल होगा, मतलब लड़का होगा या लड़की होगी। ठीक है, तो क्रोमोसोम इन ह्यूमंस की अगर बात करते हैं, इन ह्यूमन बींग 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स आर प्रेजेंट, है ना, 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम होते हैं और टोटली 46 क्रोमोसोम्स होते हैं, जिसमें से 23 पेयर ना कुछ इस तरह से डिवाइडेड रहते हैं। 23 में 22 + 1, है ना, एक पेयर इसमें कुछ अलग रहता है। 22 पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स आर कॉल्ड ऑटोसोम्स। 22 पेयर तो ऑटोसोम्स कहे जाते हैं। देखो यहाँ पर पहला पेयर, दूसरा पेयर, इस तरह के ना क्रोमोसोम्स रहते हैं। ठीक है, तो जिसमें से क्या है कि यहाँ पर ऑटोसोम्स बोले जाते हैं, ये सभी मेल और फीमेल में एक जैसे होते हैं ऑटोसोम्स की अगर बात करें। ठीक है, लेकिन अगर बात करते हैं एक क्रोमोसोम की, इस वाले क्रोमोसोम की, तो मेल में ये 23 पेयर जो रहता है ये XY रहता है, और अगर फीमेल की बात करें तो इसमें ये XX रहता है। ठीक है, तो 23 थर्ड पेयर जो है 23rd पेयर, ठीक है, यहाँ पर मेल में XX और फीमेल में XY, और इसी को हम बोलते हैं सेक्स क्रोमोसोम। इसी के जरिए जो है सेक्स जो है अनबोर्न जो बेबी है उसका सेक्स डिटरमाइन होगा, उसका सेक्स पता चलेगा कि किस तरह का वो मेल रहने वाला है या फीमेल रहने वाला है। तो चलिए देखते हैं, समझते हैं इस चीज़ के बारे में। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए ये मेल है, मेल के पास कौन से क्रोमोसोम्स होते हैं, XY क्रोमोसोम्स होते हैं। फीमेल के पास XX क्रोमोसोम होता है, जो कि मेल को मेल बनाने का काम कौन करता है, ये XY क्रोमोसोम, और फीमेल को फीमेल बनाने का XX क्रोमोसोम। तो यहाँ पर क्या होता है कि जब गैमेट फॉर्मेशन होती है तो यहाँ पर देखिए इस X के साथ ये वाला X क्रोमोसोम था अपने पास, और ये Y क्रोमोसोम है, ये X क्रोमोसोम, ये X क्रोमोसोम। ठीक है, मतलब फीमेल के पास XX होता है और मेल के पास XY होता है। ठीक है, तो यहाँ पर होता क्या है कि X वाला क्रोमोसोम अगर आता है, ज़ायगोट बनता है, X क्रोमोसोम आ गया और फीमेल से भी X क्रोमोसोम आ गया, तो यहाँ पर हमारे पास क्रोमोसोम XX बन जाएगा। जो एग बनने वाला जो फर्टिलाइज होगा, मतलब जो एक तरह से जाइगोट बनेगा, ठीक है, वो जाइगोट फॉर्म्ड होगा XX का, ये जाइगोट फॉर्म्ड होगा। इस तरह के 4 कॉम्बिनेशन आप बना सकते हैं इसी तरह। ठीक है, ये XX बन सकता है, XY बन सकता है या XY बन सकता है। तो यहाँ पर 50% चांस रहते हैं कि फीमेल जो चाइल्ड है वो फीमेल हो सकती है। ठीक है, अगर 50% चांस रहते हैं मेल, क्योंकि यहाँ पर देखिए XX अगर आएगा तो फीमेल बनने वाला है यहाँ पर, और XY आ गया अगर, तो यहाँ पर मेल बनने वाला है। तो इस तरह से सेक्स जो है डिटरमाइन होता है किसी भी ह्यूमन बीइंग के अंदर। ठीक है, मतलब ये इक्वली रहता है, कुछ भी चांसेस हैं कि मेल भी हो सकते हैं और फीमेल भी हो सकता है। ठीक है दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन का बटन दबाएं और इसे अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें।